जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 87 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए आज अपन इस क्लास में 30 सितंबर 2022 को जो पहली पारी में पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वसांगत होने वाले आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका पता है डीएनए होता है। भी क्या होता है? डीएनए होता है। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वसांगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नाविक किस देश द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपकरण प्रणाली है? तो वो भारत के द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन करंट अफेयर का है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन में ये आपको संख्या दे रखी है और इस संख्या को आपको आरोही क्रम में सेट करना है, छोटे से बड़ा क्रम। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको पहले सेट। अब यहाँ पे देखो भी ये 7005 है और उसके बाद में यहाँ पे ये 7 और उसके बाद में 05 है। तो सबसे पहले 1 नंबर पे कौन आएगा? ये आएगा। और उसके बाद में 2 नंबर पे कौन आएगा? भी 2 नंबर पे आएगा ये। अब उसके बाद में 7.500 है तो उसके बाद में 3 नंबर पे आएगा आपका ये, और 4 नंबर पे आएगा आपका ये, और 5 नंबर पे कौन आ जाएगा? 5 नंबर पे 75 आ जाएगा भी डायरेक्ट, और 6 नंबर पे आपका ये आ जाएगा, और 7 नंबर पे है वो आपका ये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है पी क्यू आर एस और टी एक ही इमारत के 5 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत की सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है और सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 5 है। पी टी के ठीक नीचे और एस के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। पी है वो टी के ठीक नीचे है और उसके बाद में ये बोल रहा है भी एस के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। पी विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है, ठीक है। यदि आर सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता तो टी कहाँ रहता है? अब यहाँ पे पी है वो विषम क्रमांक वाली मंजिल पे आना चाहिए, या तो 3 पे आना चाहिए, ये 3 पे आएगा तो टी है वो 4 नंबर पे आ जाएगा। अब पी को 3 नंबर पे रख दो और यहाँ पे एस को 2 नंबर पे रख दो, फिर टी आ जाएगा 4 नंबर पे। और इसने बोला भी आर है वो सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता तो आर है फिर सबसे ऊपर वाली मंजिल पे आएगा 5 नंबर पे। और 1 नंबर पे मंजिल कौन सी है? फिर 1 नंबर पे कौन आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा क्यू। तो यहाँ पे इसने बोला है भी ये टी कहाँ पे रहता है? तो चौथी मंजिल पे रहता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि बुसरा ने अपने स्कूटर को 15,000 रुपए में बेच करके विक्रय मूल्य के 1/5वें भाग के बराबर लाभ प्राप्त किया है तो प्रतिशत लाभ आपको बताना है। देखो भाई 15,000 रुपए इसका क्या है? क्रय मूल्य है। 15,000 रुपए में बेचा है और उसने विक्रय मूल्य के 1/5 अगर इसका निकालोगे तो यहाँ पे 3,000 होगा भी, यानी 15,000 का 1/5 निकालोगे तो 3,000। तो कहने का मतलब क्या है भाई 3,000 रुपए इसका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। 15,000 रुपए में बेचा था, 3,000 रुपए उसको लाभ हो गया। तो इसका सीपी मेरे को बता सकते हो कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस है वो 15,000 में से 3,000 निकाल दो तो 12,000 रुपए इसका क्या था? भी क्रय मूल्य यानी सीपी था। अब यहाँ पे इसने पूछा भी लाभ प्रतिशत, तो 3,000 रुपए का लाभ हो गया, कितने के ऊपर हुआ है? क्रय मूल्य यानी 12,000 के ऊपर। और यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो और 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 4 2500 के 100। तो यहाँ पे आपका 25% लाभ आ जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
निम्न में से कौन सा अजैव निम्नकणीय है? अजैव निम्नकणीय जैसे प्लास्टिक हो गया, आपका रबड़ हो गया, ये अजैव निम्नकणीय के अंतर्गत आते हैं जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे आपका नायलॉन है, उसमें अजैव निम्नकणीय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे नायलॉन आपका इसमें आपका राइट आंसर होगा। जो कॉफी पाउडर और कपास है और ऊन है, ये आपके क्या है, जैव निम्नकणीय है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी इनमें से किसमें सहस्योंजी आबंध नहीं है? सहस्योंजी आबंध का मतलब समझते हो आप? सहस्योंजी आबंध कल वाली क्लास में मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया था भी। यानी सहस्योंजी आबंध एक ऐसा आबंध होता है जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। दोनों क्या होते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे CH4 देख लो, CH4 कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, लेने वाले हैं। लेकिन NaOH एक क्या है? ये सहसंयोजक आबंध नहीं है, ये आयनिक आबंध है। क्यों? आयनिक आबंध एक ऐसा होता है जिसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे OH है वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, और आपका यहाँ पे सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। सोडियम है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और OH है ये इलेक्ट्रॉन लेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला भी वर्तमान में हेमा की आयु 48 वर्ष है और रोजा की आयु 32 वर्ष है। कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात है वो 5:3 था। तो यहाँ पे इसमें 48 साल, ये तो 48 साल की है, और यहाँ पे ये आपकी क्या है? 32 साल की है। अब इसमें बोला भी कितने वर्ष पूर्व, मैं यहाँ पे x वर्ष पूर्व और यहाँ पे x वर्ष पूर्व, और बराबर क्या कर देता हूँ? बराबर मेरे पास में क्या है? 5:3 के रूप में है। तो यहाँ पे इसको करो, गुणा करवाओ भी, गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 48 में से 48 को गुणा करवा दो 3 से, तो 3 8 24, 2 12 और 2 14, और ये माइनस का 3x आ जाएगा, और बराबर में 5 2 10, 5 या 15 और 1 16, और यहाँ पे माइनस का 5x आ जाएगा। अब इस 5x को तो इधर भेज दो और इस 44 को इधर भेज दो, तो यहाँ पे 2x बराबर में क्या आ जाएगा? इसमें से जाएगा तो ये 6 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा? भी x बराबर आपका पास में आ जाएगा 8, और x आपने माना क्या है? -8, यानी 8 वर्ष पहले है वो उनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:3 था, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको निकटतम मान निकालना है भी, खुद आप निकाल सकते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई करवा दो और उसके बाद में माइनस करवा देना, और उसके बाद में जोड़ करवा देना भी। आपका निकटतम मान है वो 64 के करीबन आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला भी निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? विद्युत का चालन कौन करेगा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? तो सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं भी। सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या है? विद्युत का चालन करता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बाकी ग्लूकोज है, एल्कोहल है और केरोसिन है, ये विद्युत के चालन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके अंदर है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो वो क्या है? धारा का चालन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसने बोला भी कुछ शास्त्रीय नर्तक है, कुछ शास्त्रीय नर्तक है वो क्या है भी? आपके विद्यार्थी हैं, तो ये एसएससी स्टूडेंट बन जाएंगे भी। और उसके बाद में इसने बोला है भी राम एक शास्त्रीय नर्तक है, राम है वो एक शास्त्रीय नर्तक है, तो राम शास्त्रीय नर्तक के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे इसको बड़ा बना लेते हैं, ये नर्तक वाला है, और ये आपका राम है वो एक शास्त्रीय नर्तक है, तो राम है वो नर्तक में आ जाएगा। और सोहन है वो कक्षा 10 में पढ़ता है, तो SO से सोहन है, ये क्या है? कक्षा 10 में पढ़ता है, तो ये कक्षा 10 है, तो यहाँ पे ये कक्षा 10 वाली आ गई। अब इसने बोला है भी सोहन एक शास्त्रीय नर्तक नहीं है। सोहन एक शास्त्रीय नर्तक नहीं है या नहीं, इसके बारे में अपन नहीं बता सकते, तो ये गलत है भी। और राम एक विद्यार्थी है, तो राम एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी वाले में जा ही नहीं रहा भी, स्टूडेंट वाले के अंदर है वो गया ही नहीं है, ये तो ये भी क्या हो जाएगा भी? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष है वो निश्चित रूप से पालन नहीं करता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो बताना है, अब आपको फिल इन द ब्लैंक के स्थान पे क्या आएगा। अब इसके अंदर है वो एक श्रृंखला चल रही भी, और श्रृंखला कौन सी चल रही है? यहाँ पे देखो भी
एफ के बाद में क्या आया है, जी आया है, और यहाँ पे देखो भी एफ, यहाँ पे जी आ जाएगा फिर, और फिर आएगा एस सी, फिर आएगा ए आई, और फिर आ जाएगा क्यू। तो इस प्रकार से इसकी एक ये श्रृंखला बन जाएगी, यहाँ पे ये श्रृंखला बनती है इसकी, यानी ये डायरेक्ट एफ जी एस सी ए आई और क्यू, ये दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ये देखो एफ जी और उसके बाद में आ जाएगा एस सी, फिर ए, फिर आई, क्यू, और ये एक श्रृंखला बन गई। और उसके बाद में यानी एफ जी एस सी ए आई क्यू, और उसके बाद में ये आपके पास में आ जाएगा एस जी, नहीं, उसके बाद में पी एस और आएगा भी यहाँ पे, इसमें पी और एस आएगा, यानी ये एक श्रृंखला बन गई। फिर एफ जी, एफ यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा भी, जी आएगा, एफ जी एस सी ए आई क्यू और पी एस, और फिर आएगा एफ जी एस सी ए आई क्यू और पी एस। तो इस प्रकार से इसकी एक श्रृंखला बन जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में बेरोजगारी और औपचारिक डेटा का स्रोत नहीं है? तो वो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, वो बेरोजगारी और औपचारिक डेटा का स्रोत नहीं है। ये 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही कथन का आपको चयन करना है। तो राज्यसभा है वो, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है, और इसे संसद का द्वितीय सदन भी बोलते हैं। इसे सदन का उच्च सदन कहा जाता है, और यह कभी भी भंग नहीं होता। ये क्या है, कभी भी भंग नहीं होता है। तो यहाँ पे इसके प्रत्येक 2 साल बाद में क्या है, 1/3 सदस्य है वो नए निर्वाचित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। विशेष संसद का उच्च सदन बोला जाता है, और ये कभी भी भंग नहीं होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहाँ पे इसने बोला भी भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन उपसभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति नहीं होता, यहाँ पे उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। निम्न सदन है वो आपको लोकसभा को बोला जाता है। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने लोकसभा के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 साल का होता है, और राज्यसभा के जो सभापति है उसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 साल का होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है। 7 बॉक्स दे रखे हैं आपको, और ई एफ जी एच आई जे और के एक के ऊपर एक करके रखा गया है, लेकिन इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एफ और जे के बीच केवल 3 बॉक्स है, तो 1, 2 और 3, और एफ और जे के बीच में तो यहाँ पे एफ आ जाएगा और यहाँ पे जे आ जाएगा। सबसे ऊपर न तो जी है, सबसे ऊपर न तो जी को और ना ही आई को रखा गया है। जी और आई के बीच में केवल एक बॉक्स है, और वो भी है एच, जी और आई के बीच में। तो जी को मैं यहाँ पे रख दूं, जी को यहाँ पे रख दूं, और आई को मैं यहाँ पे रख दूं, और उसके बीच में क्या आ जाएगा अभी आपका एच आ जाएगा। ठीक है। अब इसने यहाँ पे बोला के को जे के ठीक नीचे रखा गया है, तो एक प्रकार से इसको सेट दोबारा से यहाँ पे एफ ऊपर रख दो आप, और जे है वो आप नीचे रख दो, और यहाँ पे जी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एच आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आई आ जाएगा भी। अब इसने बोला के को जे के ठीक नीचे रखा गया है, तो के यहाँ पे आ जाएगा। एफ के ऊपर केवल एक बॉक्स है, एफ के ऊपर है वो केवल एक बॉक्स है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 हो गए। तो इसने बोला भी एच और के बीच में कितने बॉक्स है, तो के ये रहा और एच आपका ये रहा, तो इसके बीच में कितने बॉक्स है, अभी 2 बॉक्स है। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो प्राणियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो अमोनोटेलिक होता है, एक यूरियोटेलिक होता है, और एक यूरिकोटेलिक होता है। जो पानी के अंदर रहते हैं, ज्यादा विषाक्त होता है वो होता है यानी अमोनिया। अमोनोटेलिक होते हैं वो अमोनिया का निर्माण करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरियोटेलिक होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिकोटेलिक होते हैं वो आपका यूरिको यानी यूरिन का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी की जो आवश्यकता होती है वो आपका
अमोनोटेलिक को होती है, और सबसे कम पानी की जो आवश्यकता होती है वो यूरिकोटेलिक को होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी मछलियों को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे उनका उत्सर्जन क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, और जो कि सबसे ज्यादा विषाक्त है, जहरीला होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जो इससे यूरिया, यूरिकोटेलिक और यूरिक अम्ल जो उत्सर्जन करते हैं उसे बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, आगे देखो इसमें सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, मीडियम पानी की आवश्यकता होती है, इसमें उभयचर आ जाते हैं आपके, और यहाँ पे अमोनियोटेलिक के अंतर्गत है वो आपका सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आगे देखो भी अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं ए बी ए सी और बी सी, यानी इस प्रकार से इसने एक त्रिभुज बनाया है, और इस त्रिभुज के अंदर ये ए है आपका, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और उसके बाद में इसने लंबाई बताई है, ए बी की लंबाई 4 है और ए सी की लंबाई 5 है और इसकी लंबाई 6 है अभी, और इसने बोला है भी ए से बी सी पर एक कोणीय समद्विभाजक एडी खींचा गया है, यानी इस कोण को समद्विभाजित करता हुआ यहाँ पे क्या खींचा गया है, आपका एडी खींचा गया है, जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेदित करता है। तो यहाँ पे बीडी को 2 दशमलव तक आपको ये इसका मान ज्ञात करना है, बीडी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो भी एक 2 त्रिभुज आपके पास में बन गए, त्रिभुज कौन सा, एक तो आपका ए बी और डी, और एक आपके पास में त्रिभुज है वो कौन सा है, ए डी और सी। अब इन त्रिभुजों को मैं समरूप करता हूं, भी समरूप कैसे करूंगा देखो। अब यहाँ पे त्रिभुज ए है, कोण ए है वो क्या है, समान है भी, बराबर है कोण ए, दोनों त्रिभुजों के अंदर कोण ए बराबर है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कोणीय समद्विभाजक है, यानी जो ए से बी सी पर एक कोणीय समद्विभाजक एडी खींचा जाता है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है भी। अब यहाँ पे डी है वो एक प्रकार से यहाँ पे लंब है, यहाँ पे लंब है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का बना है, तो कोण डी है वो भी क्या है, बराबर है कोण डी बराबर है कोण डी के, यानी इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों बराबर है क्योंकि 90 डिग्री का है। और फिर क्या है, कोण बी भी बराबर होगा कोण सी के, तो ये एंगल से क्या हो जाएगा भी, समरूप हो जाएगा। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है भी, ये आपको पता ही है। तो ये एंगल से बराबर समरूप हो गया, यानी आपको पता है भी ये कोण है वो इसके बराबर है और ये कोण है वो इसके बराबर है। ये मान लो भी आपके पास में 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 90 पहले से है ही, ये 90 ये 90, तो कोण बी है और कोण सी दोनों बराबर ही हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो यहाँ पे ए बी, मैं पहले ए बी उठाता हूं तो यहाँ पे आएगा ए सी, और बराबर है यहाँ पे आएगा बी डी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी सी। अब देखो भी ये पूरी क्या है, 6 है, तो ये मैं मान लेता हूँ x, तो ये बचेगी मेरे पास में x माइनस में 6, तो AP का मान आपके पास में कितना है, 4 है, AP का मान कितना है भी 4 है, तो यहाँ पे 4, और उसके बाद में AC का मान कितना है भी 5 है, और बराबर में PD का मान कितना है, x मान रखा है, और यहाँ पे x माइनस में 6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4x माइनस में 24, 4x माइनस में 24, और उसके बाद में बराबर में ये आ जाएगा आपके पास में 5x। अब ये 4x है वो इधर भेज दो, तो ये आपके पास में x बराबर में कितना आ जाएगा भाई, 4x इधर भेजोगे तो 1 मिनट भाई, ये आपके पास में माइनस का होगा, और 5 को इसके साथ में गुणा करेंगे, रुको अभी, यहाँ पे x माइनस में 6 और ये आपके पास में x है। अब इसको इसके साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में कितना बनेगा अभी, ये आपके पास में बनेगा 4x माइनस में 24, और इसको इसके साथ में गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा अभी, 5x बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी ये टोटल 6 है, तो ये x माइनस 6 नहीं होगी, ये टोटल 6 है आपकी ये भुजा, तो ये 6 माइनस x होगी, फिर 6 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 6 माइनस एक्स करो भी, इसको ऐसे थोड़ी ना, टोटल 6 है तो 6 में से x घटेगा ना, 6 माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 6 चौके 24, कितना आ जाएगा 6 चौके 24 माइनस में 4x। अब इसको इधर भेजोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 9x, 9x बराबर में कितना आ जाएगा 24, तो x बराबर में आपका अपॉन में 9,
तो ये हो जाएगा 9 दूए 18, बच गया आपके पास में कितना 6 और 60, 9 छके 54, 9 छिका 54, तो 6 आ जाएगा, तो 2.6 के लगभग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखो भी। अब 19 नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार का मान अगर आपके पास में कोई भी संख्या आए तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। अगर इसमें ये माने भी अगर यहाँ पे 3 आ जाए, 2 की जगह अगर आपके पास में 3 हो तो 3 आंसर होगा। इस प्रकार से कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, डैश डैश के रूप में चलना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 आए तो वो तो बार आ ही जाएगा, अगर 5 आए तो वो आपका आंसर 5 होगा, अगर 7 आए तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आया तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब इस सभी को मैं क्या है y के बराबर मान लेता हूँ। y बराबर क्या है 2, यानी रूट प्लस में रूट 2 और फिर प्लस में रूट 2, इस प्रकार से क्या है ये चलता रहा है। अब यहाँ पे इस y का मैं क्या कर देता हूँ स्क्वायर करता हूँ, दोनों स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे ये स्क्वायर के रूप में ऊपर वाला जो रूट है वो हट जाएगा भी, तो y स्क्वायर बराबर में मेरे पास में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और प्लस में मेरे पास में क्या है रूट 2 प्लस में रूट 2 प्लस में रूट 2, इस प्रकार से ये क्या अभी चलता रहेगा। तो इसका यहाँ पे तो ये तो माइनस ये तो आपके पास में 2 आ गया। अब ये देखो भी ये क्या है, इस पूरे को मैंने क्या माना था, तो इस पूरे को मैंने y माना था पहले, y स्क्वायर तो बाद में क्या है, पहले इसको y माना था, तो यहाँ पे इसके मान में क्या रख देता हूँ y रख देता हूँ। तो मेरे पास में आ गया y स्क्वायर और बराबर में ये आ गया 2 प्लस में y, 2 प्लस में y। अब इसको क्या है पूरे को दूसरी साइड में लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास में द्विघात समीकरण बन जाएगी y स्क्वायर माइनस का y और प्लस का माइनस का 2। अब इसका गुणनखंड कर लो भी, अब गुणनखंड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में y स्क्वायर और माइनस का 2y और यहाँ पे आपके पास में माइनस का y और नहीं प्लस का y आएगा और माइनस का 2। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कॉमन आ गया आपके पास में y और उसके बाद में इसमें बच गया आपके पास में y अपॉन y माइनस में 2 और यहाँ पे प्लस का एक कॉमन आ गया और यहाँ पे बच गया आपका y प्लस माइनस माइनस 2। अब देखो भी एक तो आपके पास में आ गया y बराबर में माइनस का 1 और एक आपके पास में आ गया y बराबर में 2। अब देखो भी मान क्या है, अब यहाँ पे y बराबर आपने क्या है y बराबर माइनस का हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रूट 2 का मान है वो क्या होता है अभी 1 पॉइंट समथिंग होता है, यानी 1 से तो बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है तो माइनस में तो मान आ ही नहीं सकता इसका भी। यहाँ पे देखो भी इसका ये मान लो भी इसका 1 है, इसका रूट से बाहर निकालेंगे 2 को तो इसका 1 हो जाएगा, उसके बाद में कुछ ना कुछ इसके अंदर जुड़ ही रहा है, घट नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है माइनस के अंदर तो इसका मान आ ही नहीं सकता कभी भी, तो माइनस इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे आपके पास में दूसरा मान क्या है y बराबर 2, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके, यानी कमजोर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं MRI स्कैन बोलते हैं भी, ठीक है, MRI स्कैन बोलते हैं, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। यानी शरीर का जो MRI स्कैन किया जाता है तो उसमें कमजोर चुंबकीय क्षेत्र का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। अब 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताना है भी y बराबर 9x की स्क्वायर प्लस में 16 का ग्राफ निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे ग्राफ देखो भी पहले, अब इसके अंदर y बराबर आपको कितना दे रखा है 9x की स्क्वायर और प्लस में 16 दे रखा है। अब मैं यहाँ पे x बराबर क्या मानता हूँ, x बराबर 0 मान लेता हूँ, x का मान 0 ले लेता हूँ, x का मान 0 लूंगा तो यहाँ पे रखूंगा तो 9 का मान क्या हो जाएगा, यानी ये मान आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा भाई, y का मान 16 आ जाएगा भी। x का मान आपने 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि ये मान तो 0 हो जाएगा भी, 9 का 0 के साथ में गुणा करूंगा तो 0 ही होगा और फिर 0 को प्लस 16 करूंगा तो 16 ही हो जाएगा, तो y का मान 16 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर x का मान है वो मैं 1 रखता हूँ, x का मान अगर 1 रखता हूँ तो 1 की स्क्वायर 1 होता है और उसके बाद में y का मान कितना आ जाएगा 9 एकम 9 और 16 और 9 25, तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और अगला मैं मान लेता हूँ x का मान अगर मैं -1 ले लेता हूँ, x का मान -1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे 1 की स्क्वायर है यानी x की स्क्वायर है और x की जगह मैंने माइनस का 1 रखा तो यहाँ पे
स्क्वायर है तो वो प्लस में हो जाएगा, और ये 16 और 9 25, तो y का मान फिर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा भाई, y का मान फिर 25 आ जाएगा। अब अपन क्या है ग्राफ बनाते हैं, अब अपन ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं अभी इसको, तो यहाँ पे बनाते हैं अभी। अब इसके अंदर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्स हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा। अब ये वाई डैश वाई होता है और ये आपका एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है और ये आपका वाई डैश होता है। जो डैश के अंदर है वो माइनस के अंदर चलेगा, और जो आपका डायरेक्ट एक्स है वो क्या है प्लस के अंदर चलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2, यानी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये माइनस में चलेगा भाई, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, और उसके बाद में ये है वो मैं 5 के गैप पे बना देता हूँ 5, और उसके बाद में ये 10 और ये आपका 15 और 25 तक का ना मान अपने पास में 25 तक है, तो यहाँ पे 25 तक बनाना पड़ेगा भाई। तो ये आपके पास में हो जाएगा 20 और ये 25 और ये आपके पास में 30, और इसी प्रकार से नीचे चलेगा भी ये माइनस के अंदर, नीचे है वो ये माइनस के अंदर चलेगा 5 माइनस का 10 माइनस का, ठीक है, और 10 15 माइनस का, इस प्रकार से चलेगा भी। अब इसके अंदर है वो x का मान क्या है भी, पहली कंडीशन में x का मान 0 है, तो यहाँ पे मान है वो आपका क्या होता है 0 होता है। दूसरे रंग से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सभी का मान है वो क्या होता है भी, इस बिंदु पे सभी का मान 0 होता है। अब x का मान 0 है और y का मान कितना आ रहा है 16 आ रहा है, तो 15 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर यानी यहाँ पे आएगा भी, तो यहाँ पे आपका y का मान आ गया, और x का मान हमने लिया 1, तो y का मान कितना आया 25 आया, तो x का मान तो ये रहा भी, और इसके सीध में 25 कहाँ पे आ रहा है, तो इसके सीध में 25 यहाँ पे है, तो एक कॉमा आपका यहाँ पे बन जाएगा। फिर मैंने x का मान है वो क्या लिया -1 लिया, -1 लिया तो भी y का मान कितना आया 25 आया, तो माइनस का तो यहाँ पे चल रहा है भी x का, तो माइनस का लिया तो यहाँ पे इसका आया 25, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा भी, इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनेगा, और आगे और भी आप मान निकालोगे तो ये क्या है इस प्रकार से ऊपर चलता हुआ जाएगा भाई, इस प्रकार से क्या है इस प्रकार से ऊपर चलता हुआ आपका ये डायग्राम इस प्रकार से जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, एक्स एक्स को न तो प्रतिच्छेदित करेगा और न ही स्पर्श करेगा। अब एक्स एक्स कौन सा है, ये एक्स है और ये आपका एक्स डैश है। अब बताओ भी ये जो ग्राफ है आपका, ये एक्स एक्स को कहीं पे प्रतिच्छेदित कर रहा है क्या, कहीं पे भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, तो एक्स एक्स को कहीं पे भी काटेगा नहीं और न ही कहीं पे स्पर्श करेगा। तो आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि किसी भी सरकार के बजट को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसे बोला जाता है वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की प्राकृत प्राप्तियों और व्यय का मासिक विवरण ही क्या कहलाता है, सरकार का बजट कहलाता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बार बार वाले का गुणा करवा दो और बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा 25x बराबर में 15 इंटू 15, 15 इंटू 15। आपको तो x का मान चाहिए तो 25 इसके भाग में आ जाएगा। अब 5 से काट दो भी, 5 तिया 15 और 5 5 25, 5 से कम 5 और 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो यहाँ पे x का मान है वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आगे देखो भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूँ, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब इसमें बोला गया भी श्रेणी क्रम में संयोजित 2 प्रतिरोध का निवल प्रतिरोध यानी नेट रेसिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध अब आपको 6 ओम दे रखा है। यदि उनमें से प्रवाहित होने वाली धारा है वो 4 एम्पियर है, तो उनमें से एक प्रतिरोध 2 ओम है, तो दूसरा प्रतिरोध आपको बताना है। अब आपको पता है भी श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में तो अपन डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो आपको एक प्रतिरोध तो दे रखा 2 ओम है और टोटल तुल्य प्रतिरोध है इसका कितना आना चाहिए 6 ओम आना चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ोगे 6 हो जाए, तो इसमें 4 जोड़ूंगा, तो पहला प्रतिरोध 2 ओम का है और दूसरा प्रतिरोध है वो 4 ओम का है, तभी इसका नेट प्रतिरोध कितना आया है 6 ओम आया है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है 216 और इसकी पावर है वो n, इसकी पावर है वो आपको दे रखी है 2 में n दे रखी है और बराबर में यहाँ पे क्या है 6 है 36 है, तो आपको n की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। अब इस 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 216 को 6 की क्यूब लिख सकता हूँ, तो 6 की क्यूब लिख सकता हूँ, तो 6 की क्यूब हो जाएगी ये,
ये क्या हो जाएगी भी 6 की क्यूब, और इसकी पावर है वो यहाँ पे कितने 2n है, और बराबर में यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं 36 है, तो 6 की पावर है वो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में अब देखो, अब ये 3 है वो इसमें क्या हो जाएगा गुणा होगा भी, 3 इसके साथ में गुणा होगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3 और 2 तिया 6, तो ये 6 की पावर है वो 6 अपॉन में n, और बराबर में यहाँ पे 6 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब देखो भी आधार समान है, आधार क्या है समान है, तो घातों को भी बराबर कर दो भी, तो घातों को बराबर करोगे 6/n बराबर में आपके पास में कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पे ये n है वो क्या है भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 6 बराबर में 2n, तो n बराबर में कितना आ जाएगा ये भाग में आ जाएगा, तो ये आप पे आ जाएगा 2 तिया 6, तो यानी 3 आ जाएगा n का मान, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मदर टेरेसा को पोप फ्रांसिस प्रथम ने 4 सितंबर 2016, बहुत बार क्वेश्चन आया है, 4 सितंबर 2016 को संत की उपाधि दी थी, संत घोषित किया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो 4 सितंबर 2016 को मदर टेरेसा को पोप, एक फ्रांसिस था, पोप नाम था उसका, और ये क्या था भी फ्रांसीसी था, और इसने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 28 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है 5, 15 और 20, इसका आपको क्या है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। तो 5, 15 और 20 एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से यानी 5, 15 और 20 से डिवाइड हो जाएगी, तो ऐसी संख्या है वो आपके पास में 60 हो जाएगी भी, यानी 5, 15 और 20 का एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या 60 ही है, जो कि 5 से भी डिवाइड हो रही है, 15 से भी डिवाइड हो रही है और 20 से भी डिवाइड हो रही है। और एचसीएफ एक वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्या यानी 5, 15 और 20 को डिवाइड कर दे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या वो आपके पास में 5 है, 5 है वो 5 को भी डिवाइड कर देगा, 5 है वो 15 को भी डिवाइड कर देगा, और 5 है वो 20 को भी डिवाइड कर देगा, तो ये आपके पास में एलसीएम आ गया। तो इसको काट दो, 5 से कम 5 और 12 5 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 12:1, 12:1, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसमें बोला भी 7 लड़के हैं MNOP QR और S एक वर्ताकार मेज के ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ पे वर्ताकार मेज बना लेते हैं, और कितने हैं 7 लड़के हैं, तो 7 सीट बना लो भी, 4, 5, 6 और 7। अब इसने बोला भी M है वो P है वो M और S के बगल में बैठा है, तो ये आपका P है वो M और S के बगल में बैठा है भी। उसके बाद इसने बोला है भी R P के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो P का दायां कौन सा होगा, ये पहला, और दूसरा R यहाँ पे आ जाएगा। और उसने बोला है भी S के दाईं और ठीक बगल में S के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, S के दाईं और किसके लिए आया ये, और है वो R के लिए आया, तो इसका मतलब इन दोनों का सीट है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे M आ जाएगा और यहाँ पे S आ जाएगा, और S के ठीक बगल में कौन बैठा है, S के दाईं और ठीक बगल में R बैठा है, बिल्कुल सही है। अब इसने बोला भी N Q और O के ठीक बगल में बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रखो, O है वो M के बाईं ओर बैठा, तो O यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर Q आपका यहाँ पे आएगा, और N है वो इसके बीच में आ जाएगा भी। तो इसने बोला भी Q कहाँ पे बैठा है, तो Q है वो P के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो P ये रहा भी, P ये रहा, और P के बाईं ओर इसने बोला Q कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे देखो भी O है वो M के बाईं और तीसरा बैठा है भी, O है वो M के बाईं और तीसरा बैठा है, तो O यहाँ पे आएगा, आपका Q यहाँ पे आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा O यहाँ पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी P के बाईं ओर, तो P का बायां तो ये होगा भी, पहला और दूसरा बैठा है कौन, Q बैठा है, तो Q पूछा है आपको कहाँ पे बैठा है, तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी हीमोडायलिसिस में कई अर्धपारगम्य अस्तर युक्त नलियां होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती है, इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे इसका प्रासरण दाब रक्त के समान होता है, जो तरल होता है इस तरल का जो प्रासरण दाब होता है वो क्या होता है भी, तो वो एक रक्त के समान होता है, और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित रहता है, और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से क्या होता है ये रहित होता है, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। हीमोडायलिसिस में कई अर्धपारगम्य अस्तर युक्त नलियां होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती है, और इस प्रकार इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सत्य है? तो जो तरल होता है इसका प्रासरण दाब होता है वो रक्त के समान होता है और ये नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया भी किस अधातु का अपरूप एलोट्रोप विद्युत का विद्युत का सुचालक होता है? तो आपका यहाँ पे कार्बन, और कार्बन का कौन होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का अपरूप होता है और वो क्या है? विद्युत का सुचालक भी होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया भी निम्नलिखित में से विकल्पों में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में सही कौन सा है? तो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 के अंदर है भी। मौलिक अधिकार कहाँ पे है? भाग 3 के अंदर है। और इसका आर्टिकल कौन कौन से है? तो आर्टिकल आपके हो जाएंगे 12 से लेकर के 35 तक। 12 से लेकर के 35 तक है वो आपके आर्टिकल मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे समता का अधिकार बिल्कुल सही बात है, ये मौलिक अधिकार है आपका। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। और संविधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 बोलता है भी संविधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल सही है। और पैतृक संपत्ति का अधिकार है वो आपके मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया है, तो ये भी नहीं है। तो आपका ए बी और डी है ये आपके क्या है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और वैसे उड़ीसा की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है अरुण किरण का बड़ा भाई है और उनकी आयु का अंतर है वो आपको 20 दे रखा है। यदि 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, तो यहाँ पे 5:1 हो जाएगा भी। यानी अरुण की आयु है वो किरण की आयु की 5 गुनी थी, तो ये 5 किरण और यहाँ पे ये अरुण आ जाएगा। तो अरुण की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो अंतर है वो सेम रहता है, चाहे वो आप 20 साल पहले का ले लो, चाहे आप 10 साल पहले का ले लो, चाहे 10 साल बाद का ले लो, अंतर समान ही रहेगा। अंतर जितना 20 साल पहले था उतना ही 20 साल बाद में रहेगा। तो यहाँ पे हमारे अनुसार अंतर कितना है? 4 का आ रहा है, लेकिन वो बता रहा है 20 साल का अंतर है। तो यहाँ पे 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब आपको बताना क्या है? तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है, तो यहाँ पे इससे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 5 5 25। अब ये अनुपात है कब का? तो ये अनुपात 5 वर्ष पूर्व का है। अब इसको वर्तमान बनाने के लिए 5 जोड़ने पड़ेंगे। 5 जोड़ोगे तो यहाँ पे 25 और 5 30, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखो भी उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, जैसे उत्तल दर्पण कौन सा होता है? ये वाला ये वाला, यानी थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं भी, ये वाला उत्तल दर्पण होता है। और इसके पीछे यानी यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो कैसा होता है? तो याद रखना उत्तल दर्पण हमेशा उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन होती है और दोनों कंडीशनों में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 2 ही कंडीशन होती है इसमें। और वैसे ही अवतल लेंस की बात कर लेते हैं। अवतल लेंस होता है ना, इसके अंदर भी 2 ही कंडीशन होती है। और अवतल लेंस भी कैसा बनाता है? अवतल लेंस यहाँ पे आभासी और सीधा बनाता है। अवतल लेंस है वो आभासी और सीधा बनाता है और इसमें भी 2 कंडीशन होती है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है भी ये। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें भी क्लासों को। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने सभी फूल सफेद हैं। सारे के सारे जो आपके फूल हैं वो किस में आएंगे? तो व्हाइट में आ जाएंगे भी। और उसके बाद में इसने बोला है भी कुछ फूल काले हैं, कुछ जो आपके फ्लावर हैं वो क्या है? ब्लैक के अंदर आएंगे भी। तो ये लो कुछ फ्लावर आपके काले हैं और सभी काले, सारे के सारे जो आपके काले हैं वो क्या आ रहे हैं? नीले के अंदर आ रहे हैं। तो ये लो एन से नीला बना दिया, ठीक है। वैसे तो ब्लू से नीला होता है भी और वैसे अपन ने एन से नीला बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी कुछ सफेद नीले हैं क्या? अब नीले वाला है वो व्हाइट वाले डायग्राम को काट रहा है क्या? बिल्कुल सही है भी, काट रहा है। और सभी काले सफेद हैं क्या? तो सारे के सारे जो ब्लैक वाला डायग्राम है वो व्हाइट वाले में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। केवल निष्कर्ष पहला है वो इसमें क्या है? अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क है वो किसके द्वारा
रक्त से यूरिया है वो अलग करता है। तो कृत्रिम जो आर्टिफिशियल किडनी है, जो आर्टिफिशियल डॉक्टरों के द्वारा जो बनाई गई किडनी है, वो रक्त से यूरिया को किस प्रकार से निकालता है, तो वो प्रासरण द्वारा निकालता है। भी किस प्रकार से निकालता है, प्रासरण के द्वारा निकालता है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भी निस्यंद का मतलब होता है छानना, निस्यंद का मतलब क्या होता है, छानना, और प्रासरण के द्वारा होता है वो अलग होता है आपका कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क है वो रक्त से आपकी यूरिया है वो प्रासरण के द्वारा करता है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी प्रासरण का मतलब ऐसे होता है भी जैसे अधिक प्रासरण है, किसी का दाब अधिक है यहाँ पे, तो कम दाब की ओर चला जाना, वो होता है प्रासरण। ठीक है, अधिक प्रासरण और कम प्रासरण, अधिक दाब से कम दाब की ओर चला जाना, वो प्रासरण होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 38 नंबर क्वेश्चन। अब 38 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला गया भी यदि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बेचे गए टिकटों की औसत संख्या कितनी है, 31 है। बुधवार कौन सा है अभी, ये रहा आपका सोमवार, ये रहा आपका मंगलवार, बुधवार यहाँ पे है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको औसत आपको दे रखा है तो 3 से गुणा कर दो भी, तो ये 93 आ जाएगा टोटल। अब यहाँ पे बोला गया भी बुधवार को बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो सोमवार को बेचा गया था 28 और मंगलवार को बेचा गया था 24, जोड़ लो, जोड़ोगे तो 12 और ये आ जाएगा 52। तो इसमें से 52 घटा दो भी, 52 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 41। तो यहाँ पे बुधवार को 41 टिकट बेचे गए थे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है भी एक लंबे पौधे जिसे अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल टी से दर्शाते हैं, और एक छोटा पौधा जिसे स्मॉल टी से दर्शाते हैं, के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1PD संतति के सभी पौधों के लंबे होने का कारण क्या है। भी देखो जैसे मेंडल ने बताया था भी कैपिटल टी में से एक टी ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे स्मॉल टी से एक टी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, भी समान है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी से एक एक ले लेता हूं। और इसका मैंने क्या करवा दिया, संकरण करवा दिया। संकरण करवाया तो यहाँ से टी आ गया और यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया मेरे पास में, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। तो ये अपना लंबापन ही दर्शाएगा। ये क्या दर्शाएगा, लंबापन ही दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कैपिटल टी है वो क्या है, प्रभावी है, और F1PD के अंदर है वो प्रभावी गुण ही दर्शाता है। अप्रभावी जो गुण होता है उसको क्या है, दबा दिया जाता है। वो अप्रभावी गुण है वो F2PD के अंदर जाकर के आपको प्रभावित होगा, यानी F1PD के अंदर नहीं दिखेगा आपको, F2PD के अंदर है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसमें बोला गया है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है, केवल है वो टी द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये इसका कारण, वैसे तो मैं इसको कारण नहीं मानता, क्योंकि इसमें इसने बोला भी पौधे के लंबे होने का कारण क्या है। तो पौधे का लंबे होने का कारण यहाँ पे ये है भी इसमें प्रभावी जीन है, वो कौन सा है, कैपिटल टी। इसमें प्रभावी जीन कैपिटल टी है और अप्रभावी जीन है वो क्या है, स्मॉल टी है। तो इसमें इस प्रकार से आना चाहिए था भी, क्योंकि कैपिटल टी है वो यहाँ पे क्या है, प्रभावी है, तो वो अपना F1PD के अंदर प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन इसने दिया भी, क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी के द्वारा नियंत्रित होती है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने देखो 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला है भी एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है, तो यदि आयत का परिमाप 64 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पे देखो भी आयत का परिमाप आपको दे रखा है और उसकी चौड़ाई मैंने दे दी, मान लिया x है। तो यहाँ पे इसने बोला भी आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है, लंबाई की 1/3 है, तो मैंने लंबाई मान लिया x है। ये क्या मान लिया, लंबाई मान लिया, तो इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी भी, x/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसने बोला यदि इसका आयत का परिमाप है वो 64 है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर में 64। तो आपके पास में 2 लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है x/3 और बराबर में 64। अब ये 2 यहाँ पे भाग में है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका भाग गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। तो आपके पास में x प्लस में x/3 बराबर में 32, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो 3, तो ये आ जाएगा 3x प्लस में x बराबर में 3, और ये 3 यहाँ पे भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये आपके पास में हो जाएगा 3x। ये 3x कैसे हो जाएगा भाई, एक मिनट
अब इसका एलसीएम आपके पास में कितना आया, अभी एलसीएम है वो आपके पास में आ गया इसका 3, एलसीएम इसका कितना आ गया, अभी 3 आ गया, ये आप 32 अभी ये 32 है, ठीक है। और ये बच गया आपके पास में 3x प्लस में x, और ये यहाँ पे गुणा में है, भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ऊपर वाला तो ये तो हो गया 4x आपका, 4x बराबर में 32 इंटू 3। अब ये 4 है वो यहाँ से इधर आ जाएगा नीचे, तो 4 एकम 4 है, 4 8 32 और 8 तिया 24, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, अभी 24 आ गया। x आपने माना क्या था, लंबाई, तो लंबाई आपके पास में 24 है, तो आयत की चौड़ाई पूछिए, तो चौड़ाई क्या है x अपॉन में 3, तो यहाँ पे 3 का भाग दे दो तो 8 तिया 24, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया भी यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक का सबसे छोटा, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 652 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक कौन सा है, 2, और सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 168, और इसका दूसरा अंक 6 है, का परिणाम क्या होगा, जोड़ दिया जाए तो जोड़ो 6 और 2 8, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 42 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला है भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना में धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर क्या होगा। स्थैतिक का मतलब होता है स्थित, एक जगह स्थित है, यानी धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र, एक धारावाही कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र स्थैतिक होने पर गैल्वेनोमीटर है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, तो शून्य विक्षेपण है वो प्रदर्शित करेगा। स्थैतिक का मतलब होता है गतिहीन, जिसमें कोई गति न हो, गति नहीं होगी तो यहाँ पे जो आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है वो 0 हो जाएगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना 0 हो जाएगी तो इसका मतलब है शून्य विक्षेपण, जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो फिर विक्षेपण क्या प्रदर्शित करेगा, 0 प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन। अब 43 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 और सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 के बीच में अपक्रिया करवाई जाती है, तो सबसे स्टिक परिणाम क्या होता है, तो Na2SO4 की आपस में अपक्रिया करवाई जाती है BaCl2 के साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो ये द्वितीय विस्थापन अपक्रिया होती है, तो ये बन जाता है BaSO4 जो कि क्या है अविलेय, ये एक ठोस अवक्षेप है, ये क्या है भी ठोस अवक्षेप है, ये अविलेय अवक्षेप है, पानी के अंदर ये विलीन नहीं है। और उसके बाद में 2NaCl, तो यहाँ पे ये आपका कौन सी अपक्रिया है, तो द्वितीय विस्थापन अपक्रिया है। अगर आपसे पूछता भी इनमें से कौन सा अवक्षेप है, तो अवक्षेप का मतलब होता है जो अविलेय हो, पानी के अंदर घुलनशील न हो, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट है वो क्या है अविलेय है, क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट की जो आयनिक क्षमता है वो ज्यादा होती है, जिसके कारण है वो पानी इसके आयनिक बंध को तोड़ नहीं पाता, और इसीलिए ये क्या है पानी के अंदर है वो घुलनशील नहीं है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लोहे के बने एक घनाभाकार भंडारण स्थान की भारी लंबाई, चौड़ाई और गहराई आपको दे रखी है, और उसका ऊपरी भाग है वो खुला है, तो 55 मीटर प्रति मीटर की दर से बाहरी सतह को पेंट करने की लागत आपको ज्ञात करनी है इसके अंदर। तो ऊपरी भाग खुला होने का मतलब क्या, छत खुली है, उसकी छत खुली है, तो यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो और उसके अंदर से आप एक आयत का क्षेत्रफल घटा देना, क्योंकि छत के अंदर है वो आपकी एक तो लंबाई इंक्लूड होती है और एक आपकी चौड़ाई इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई कितनी है, अभी लंबाई और चौड़ाई 4 × 3.6, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, 2 और 4 तिया 12 और 2 14, यानी 14.4 है वो उसका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, किसका छात का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस में चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और उसमें से अपन क्या है इसको माइनस कर देंगे बाद में। अब 2 और लंबाई कितनी है आपके पास है 4.4 मीटर और ये है 3.6 मीटर, तो ये आपके पास में आ जाएगा 14.4, और प्लस में चौड़ाई कितनी है 3.6, और यहाँ पे आपके पास में गहराई कितनी है इसकी, गहराई है 1.5, तो 3.6 का 1.5 के साथ में गुणा कराओगे तो 15 × 90 9 और 15 × 45 और 9 कितने होते हैं अभी, तो 45 और 9 है वो आपके 54 होते हैं,
तो उसके बाद में यहाँ पे क्या है 2 के बाद में पॉइंट, यानी 1 के बाद में तो ये रहा और 1 के बाद में ये रहा, तो 2 के बाद में पॉइंट तो ये आ जाएगा 5.4 और प्लस में यहाँ पे हाइट 15 चौका 60 तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, यानी ऊंचाई और यहाँ पे लंबाई का गुणा करना है। अब इसको जोड़ दो भी, 14 और 6 20 और 20 और 5 25, 20 और 5 25 और ये आ जाएगा 25.8, 25.8 आ जाएगा भी। ठीक है भाई, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 4 कितने होते हैं 8 और इसका 2 से गुणा कर दो भी, 2 से गुणा करोगे तो 8 2 16 और 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे 1 के बाद में पॉइंट। अब ये माइनस कर दो, अब ये माइनस करोगे तो एक भाग यानी ऊपर वाला जो खुला भाग है ना वो कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो ये 4 माइनस करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 और उसके बाद में 11 में से 4 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे बचा 4 में से 1 तो ये आ जाएगा 37.2। अब 37.2 का क्षेत्रफल है उसमें 55 रुपये ले रहा है वो, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर में ले रहा है, तो यहाँ पे इसका गुणा कर दो भी, तो ये 5 2 10, 5 7 35 और 1 36 और 5 3 15, 15 और 3 18। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 0 6 8 और 1, तो उसके बाद में 0 और 6 8 और 6 14 और 8 और 1 9 और 1 10 1 और 2, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी, 1 के बाद में पॉइंट लगेगा क्योंकि पॉइंट है यहाँ पे, तो 1 के बाद में पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा 2046 रुपये आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। अब 9 का यहाँ पे 9 से विभाज्य है, 9 का विभाजकता का रूल लगा दो, तो ये योग देखो भी इसका कितना है 3 3 6 और 6 3 9, तो ये संख्या वो 9 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पे देखो 5 और 4 9, 3 इसमें सेंस बच रहा है तो ये 9 से विभाजित नहीं होगी। और उसके बाद में 2 और 2 4, 4 5 और 1 6 ये भी विभाजित नहीं होगी। और उसके बाद 9 9 और उसके बाद एक सेंसफल बच रहा है इसमें, तो ये भी विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे 31 32 है, ये विभाज्य है 9 से। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन, अब इसके अंदर है वो स्वर में आपको क्या करना है ठीक बाद, यानी स्वर में आपको क्या करना है ठीक बाद वाले अक्षर में चेंज करना है तो +1 करना है भी। और व्यंजन के अंदर क्या करना है आपको पहले आने वाले से, तो यानी व्यंजन के अंदर है वो आपको -1 करना है। और उसके बाद में सभी अक्षरों को क्या है अल्फाबेट के हिसाब से व्यवस्थित करना है, तो पहले इसको सेट करो भी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q, R है वो Q में चेंज हो जाएगा, E है वो F में, A है वो आपका B में, और S है वो आपका R में, और O है वो आपका P में, और N है वो आपका M में चेंज हो जाता है। अब अल्फाबेट के हिसाब से सेट करूँ तो ये आ जाएगा पहले B आएगा और फिर आएगा F और फिर आएगा आपके पास में M और फिर आएगा Q, P आएगा भी P और उसके बाद में Q और उसके बाद में R आएगा। तो अब इसने बोला है भी बाएं से चौथा स्थान कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा P आ जाएगा, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 11 15 13 P और 10 का समांतर माध्य आपको 11 दे रखा है, तो P का मान आपको बताना है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर दो भी, तो यहाँ पे 11 प्लस में 15 प्लस में 13 प्लस में P प्लस में 10, और यहाँ पे राशियों की संख्या कितनी 1 2 3 4 और 5 है, और इसका माध्य कितना दे रखा है इसने 11, तो ये इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो 11 5 55 हो जाएंगे भी, और 11 5 55 55 बराबर इसका योग करो भी, इसका योग करोगे तो 1 और 5 6 और 6 और 3 9, 9 का 9 आ जाएगा। उसके बाद में 1 2 3 और 4 आ जाएगा, 49 प्लस में P आ जाएगा भी, 49 प्लस में P इसका योग आ गया। अब P बराबर क्या हो जाएगा 49 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भी, तो 55 में से 49 निकालोगे तो आपके पास में क्या बचेगा P बराबर 6 बच जाएगा, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अर्जुन और धर्मा की आयु का अनुपात है वो 4:5 है, और 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात है वो 10:13 था, तो आपको बताना है 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो ये देखो भी ये तो आपके पास में क्या है 4 वर्ष पहले का अनुपात है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं, और ये आपके पास में वर्तमान कंडीशन का अनुपात है। तो अब इसके अंदर देखो भी अंतर सेम है क्या, तो यहाँ पे 6 का अंतर है और यहाँ पे आपके पास में 8 का अंतर है, तो ये अंतर सेम नहीं है। अंतर सेम करने के लिए ऊपर वाले अनुपात का अंतर देखो कितने का है 3 का है, तो इसको नीचे वाले अनुपात से गुणा कर दो, और नीचे वाले अनुपात का अंतर देखो कितने का है 1 का है, तो इसको ऊपर वाले अनुपात से गुणा कर दो। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करना है, 10 से कम 10 और 13 कम 13, तो ये आपका क्या है, ये आपका 4 वर्ष पूर्व का है, 4 वर्ष पहले का है।
ये 4 वर्ष पहले का है। और वर्तमान में 3 से गुणा करना है तो 3 चौके 12 और 3 पांचे 15, तो ये आ जाएगा 15। और ये क्या है, वर्तमान का है। अब यहाँ पे देखो भी अंतर सेम है, 10 और 2 12, 13 और 2 15। तो यहाँ पे हमारे अनुसार अंतर क्या है, 2 का है, लेकिन ये बोल रहा है 4 वर्ष का है, तो यहाँ पे 2 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब इसने पूछा भी 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 3 वर्ष पश्चात। तो पहले इसकी आयु देख लेते हैं, वर्तमान आयु कितनी है इसकी, 24 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 15 दूनी 30। अब 3 वर्ष पश्चात तो 24 और 3 27, और ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब 3 से काट दो, 3 निम 27 और 11 तिया 33, तो यहाँ पे इसका अनुपात आ जाएगा 9:11, जो कि आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 49 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है भी कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। अब देखो भी v से t बड़ा है क्या, तो ये रहा v से u बड़ा है और u से t बड़ा है, तो ये बिल्कुल सही है अभी। अब देखो p से r बड़ा है क्या, p ये रहा, p से q बड़ा है और q से r बड़ा है, तो ये भी सही है। अब देखो भी v से s बड़ा या फिर बराबर, और v यहाँ पे है, ये रहा, v से u बड़ा है, u से t बड़ा या फिर बराबर है, और t से s बड़ा है, तो ये बात गलत हो जाएगी भी। तो आप यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 50 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उत्सव या फिर कौन सा त्योहार दशानंद राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक माना जाता है, तो वो दशहरा माना जाता है, विजयादशमी के दिन बनाया जाता है ये। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 51 नंबर क्वेश्चन। अब 51 नंबर क्वेश्चन में इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, माइनस के अंदर है, तो इसकी पावर माइनस के अंदर है, तो यहाँ पे इस भिन्न को पलट दो, आप पलटोगे तो ये हो जाएगा 7/-5, और इसकी पावर है वो आप कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी प्लस की। और उसके बाद में इंटू, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, -5 अपॉन में क्या है 7 है, और यहाँ पे पावर क्या है भी आपकी सभी की, यानी इसकी पावर भी सम है और इसकी पावर भी सम है, तो ये जो आपका माइनस वाला जो फंडा है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर विषम होती पावर है वो विषम में होती तो आपका माइनस जो का तो रहता, लेकिन अब क्या है सम के अंदर है, पावर है वो सम है, तो ये जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा भी। अब यहाँ पे देखो भी, अब इसकी पावर कितनी है, 4 है, इसकी पावर 4 है, तो इसकी पावर 2 रहेगी भी, इसकी पावर 6 है और इसकी पावर 4 है, तो यहाँ पे 7 की पावर 2 रहेगी, और यहाँ पे 5 की पावर है वो 2 रहेगी, तो ये हो जाएगा 49/25, 49/25, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है भी क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो भी इसने दे रखा है 3.01 और इसकी पावर है वो 3 दे रखी है, और इसके अंदर भाग देना आपको 2.99 का, और इंटू करना है फिर 6.01 का, और बताना है क्या आएगा, निकटतम मान आएगा भी। पहले तो 3.01 इंटू 3.01 इंटू 3.01, इसकी क्या है क्यूब निकालना है आपको, और उसके बाद में 2.99 का भाग दे देना, और उसके बाद में गुणा करवा देना 6.01 का, तो आपके पास में 54 के नजदीक है वो आपका मान आ जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था या फिर निकाय द्वारा प्रति वर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है, तो वो कौन देता है भी, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद देता है, जिसे अपन बोलते हैं शॉर्ट के अंदर CSIR देता है भी। CSIR शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार कौन देता है, तो वो देता है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद देता है। आगे चलता हूं, 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। इसमें बोला गया भी एक व्यक्ति वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणनीय 25% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 20,000 रुपये उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान पार्ट पेमेंट के रूप में 2500 रुपये का भुगतान करता है, और ऐसी 2 किस्तें देने के बाद उस पर कितना बकाया रह जाता है, ये आपको बताना है। अब देखो भी 20,000 रुपये है, अब 20,000 रुपये है ये लो, और 25% को मैं क्या लिखूंगा, 1/4 लिखूंगा, यानी फ्रैक्शन के अंदर चेंज करूंगा तो ये 1/4 लिखूंगा, तो इसका 1/4 निकाल लो भी, तो ये आ जाएगा 5,000 रुपये, और इसका 1/4 निकालोगे तो ये कितना आएगा भाई, 5,000 रुपये आएगा। अब देखो भी यहाँ पे इसने क्या कर दिया भी, यहाँ पे 5,000 रुपये इसका ब्याज हुआ, 5,000 रुपये इसका ब्याज हुआ, तो इसने 2500 रुपये यहाँ पे देखो भी आंशिक भुगतान के रूप में 2500 रुपये की ऐसी 2 किस्तें देने के बाद अब कितना रहा है,
तो प्रत्येक वर्ष के अंत में करता है। तो पहला वर्ष का अंत हुआ, 5,000 रुपये इसका ब्याज था, तो इसने 2500 रुपये क्या कर दिया, इसने 2500 रुपये है वो इसके अंदर है, उसको पहुंचा दिया भी, 2500 रुपये दे दिया, 2500 रुपये इसके ब्याज के रह गए। अब जो आपका ब्याज लगेगा, भी आपको पता है चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर क्या है, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अब जो अगले साल का जो ब्याज लगेगा ना, वो 2500 रुपये के ऊपर लगेगा, क्योंकि 2500 रुपये तो उसने जमा करवा दिए पहले वर्ष के अंत में। तो यहाँ पे अब लगेगा 1/4, तो ये आ जाएगा आपके पास में 625। अब यहाँ पे दूसरे साल के अंत में फिर इसने क्या किया है, दूसरे साल के अंत में यहाँ पे 2500 रुपये इसने फिर जमा करवा दिए। फिर 2 ऐसी किस्तें देता है ये 2500 की। अब देखो भी टोटल, अब 2 साल के बाद में उसके पास में कितना कर्जा और रह गया, कितना शेष बकाया रह गया, तो 20,000 रुपये तो ये है ही, 20,000 रुपये तो ये आपके है ही। 5,000 रुपये यहाँ पे था, तो 2500 जमा करवा दिया, तो 2500 यहाँ पे है और 2500 यहाँ पे है, तो 5,000 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में 625 रुपये ये यहाँ पे ब्याज लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 25,625। कितना हो जाएगा भाई, 25,625 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन। पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। तो पहले 1 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, और फिर 9 बढ़ाएगा, फिर 16 बढ़ाएगा, और फिर यहाँ पे कितना बढ़ाएगा भाई, 25 बढ़ाएगा, यानी स्क्वायर कर रहा है। फिर आगे 36 बढ़ा देगा, फिर 49, फिर यहाँ पे 64, फिर 81, फिर 100, इस प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी। तो यहाँ पे 9 और 5 14, और 5 और 2 7, और 1 8, यानी 84 आपका इसमें क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 56 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला भी को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवणता उत्क्रमित की जा सकती है। तो किसको परिवर्तित करने के बाद में, तो धारा की दिशा को अगर आप चेंज कर देते हैं तो विद्युत चुंबक की ध्रुवणता उत्क्रमित की जा सकती है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए भी ध्रुवता किसे कहते हैं और उत्क्रमित किसे कहते हैं। उत्क्रमित का मतलब होता है निकाल देना, या फिर एक प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा भी चेंज करना, और ध्रुवता का मतलब होता है ध्रुव। अब विद्युत चुंबक है, उसके ध्रुव है वो कैसे चेंज होते हैं, विद्युत चुंबक के ध्रुव है वो अपन कैसे चेंज कर सकते हैं। उत्क्रमित का मतलब यहाँ पे चेंज हो जाएगा एक प्रकार से, और ध्रुवता का मतलब होता है ध्रुव को चेंज करना। तो यहाँ पे आपको पता है भी चुंबक के नॉर्थ और साउथ 2 पोल होते हैं भी, 2 ध्रुव होते हैं। अब इसको अपन चेंज कैसे कर सकते हैं विद्युत चुंबक के। तो विद्युत चुंबक के अगर विद्युत धारा की अगर अपन दिशा चेंज कर दें, दिशा चेंज कर देंगे ना, तो उसके जो ध्रुव है वो चेंज हो जाएंगे आपस में। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, या फिर जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा, और जो साउथ था वो नॉर्थ हो जाएगा। अगर अपन ने क्या कर दिया, धारा की दिशा को चेंज कर दिया। तो धारा की दिशा को चेंज करके अपन क्या है, विद्युत चुंबक के ध्रुव को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 57 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है भी कौन सा निष्कर्ष है वो गलत है। ये आप एक प्रकार से बढ़िया तरीके से पढ़ना भी, कौन सा सही पूछ रहा है या फिर कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो भी W से R बड़ा है क्या, तो W ये रहा भी, और W और T दोनों बराबर है, और T से L बड़ा है, और L से O बड़ा है, और O से R बड़ा है। तो ये अपन बोल सकते हैं भी W से R बड़ा होगा। और L से S बड़ा है क्या, ये देखो भी L ये रहा भी आपका, और L और T से L बड़ा है। तो यहाँ पे तो अपन नहीं बता सकते भी T और W दोनों बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा भी। तो आपका यहाँ पे बाकी 2 देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर है वो आपका सिंगल के अंदर है। आंसर आपका क्या है भी, यहाँ पे सिंगल के अंदर है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर जो आपका निष्कर्ष है वो क्या है, गलत है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से आप है वो टाइम बचा सकते हैं भी। आगे देखो भी वह उत्पाद चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पाद कारक स्थिर हो, तो उसे अल्पावधि उत्पाद कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्ट, शॉर्ट रन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, अल्पावधि उत्पाद। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले तत्वों को की स्थिति निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब देखो भी ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरी आवर्त में आते हैं। अब आपको पता है भी आवर्त सारणी के अंदर पहले एलिमेंट है, जो पहला आवर्त है इसके अंदर 2 एलिमेंट आते हैं, दूसरे के अंदर है वो 8 आते हैं, तीसरे के अंदर 8 आते हैं, चौथे के अंदर है वो आपका 18 आता है, यानी 2 8 8 18 18 और 32 32 इस प्रकार से होता है भी ये, ठीक है। नहीं ये याद ही रख लेना, पहले के अंदर 2 ही आएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। अब इसने बोला भी परमाणु क्रमांक ये है, अब 2 के अंदर में यानी
8 के अंदर 2 जोड़ूं या फिर 2 के अंदर 8 जोड़ूं, तो यहाँ पे कितने, यहाँ तक कितने, यानी पहले और दूसरे ग्रुप है इसके अंदर कितने तत्व आ गए, तो 10 तत्व आ गए। फिर दो, पहले के अंदर 2 आए, दूसरे के अंदर 8 आए, तो टोटल कितने हो गए दूसरे आवर्त तक, तो दूसरे आवर्त तक है वो 10 तत्व आ गए। अब यहाँ पे आपका 8 अगला और जोड़ूंगा तो 10 और 8 18 हो जाएंगे, और यहाँ पे 18 तक है, तो इसका मतलब क्या है भी 11 से 18 तक है, तो इसका मतलब है ये कौन से ग्रुप में, कौन से आवर्त के अंदर आएंगे, तो ये आपके 3 नंबर आवर्त में आएंगे, 3 नंबर आवर्त के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में आते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही बात है। और आपको यही पूछा है भी कौन सा कथन गलत है, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मैंने यही आपको बोला है भी आवर्त सारणी आप बढ़िया तरीके से पढ़ ले, 4-5 क्वेश्चन आवर्त सारणी से आ रहे हैं, ठीक है। इन तत्वों का परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन L, K, L और M कोष में भरे जाते हैं। कहने का मतलब अभी 3 नंबर, अभी 3 कोष है इसके अंदर, K, L और M 3 कोष आ रहे हैं, तो यहाँ पे आवर्त कौन सा है, तीसरे आवर्त में आते हैं। तो आवर्त क्या बताता है, आवर्त आपको कोष की संख्या बताती है, कितनी कक्षाएं हैं उसके अंदर, और ग्रुप है वो आपको क्या बताता है, तो ग्रुप आपको उसकी संयोजकता बताता है भी इसमें कितने संयोजकता है इसकी, +2 है या फिर -1 है या फिर -3 है, तो वो संयोजकता कौन बताता है, तो वो आपका आवर्त बताता है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवर्त आपका समूह है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। और जो आवर्त होते हैं, इस प्रकार से जो आवर्त होते हैं वो क्या बताते हैं, आपके कक्षकों की संख्या बताते हैं। तो यहाँ पे तीसरा आवर्त है तो इसका मतलब 3 ही कक्षक होंगे, चौथा आवर्त आ जाएगा तो इसका मतलब उसमें 4 ही कक्षक होंगे, और 5वां आवर्त आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा उसमें 5 कक्षक होंगे। तो यहाँ पे तीसरे आवर्त में आ रहे हैं ये सारे के सारे, तो इसका मतलब है इसमें 3 ही कक्षक होंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर K, L और M 3 ही कक्षा होगी इसमें। और इन तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में समान आवर्त में रखा गया है, तो तीसरे आवर्त के अंदर रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। चीजें समझ पाए। आगे देखो भी 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको यहाँ पे शर्त के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो भी यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल सही है, तो इन दोनों के पहले और अंतिम के कूटों को आपस में बदलना है, तो ये शर्त यहाँ पे लागू हो रही है। दूसरी शर्त देखो भी यदि पहला घटक एक विषम है, गलत। तीसरी शर्त यदि दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, तो ये भी गलत है, तो यहाँ पे पहला लगा दो भी इसमें, तो आपस में चेंज करना है। तो 5 का कोड देखो भी S आ जाएगा, और उसके बाद में 6 का कोड क्या होगा भी, 6 का कोड हो जाएगा अन, और 2 का कोड क्या होगा, तो 2 का कोड हो जाएगा M, और प्रतिशत का क्या हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा, और 8 का यहाँ पे कोड क्या होगा K, और त्रिशूल का कोड क्या होगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा T। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक विषम है। तो यहाँ पे आएगी विषम, यहाँ पे भी आएगी विषम, और यहाँ पे आएगी आपकी सम। तो विषम सम विषम, विषम सम विषम एक ग्रुप, उसके बाद में विषम सम और विषम आना चाहिए, तो यहाँ पे विषम सम और विषम दूसरा ग्रुप, उसके बाद में ये हो जाएगा विषम सम और विषम तीसरा ग्रुप, और ये चौथा ग्रुप विषम और उसके बाद में सम और उसके बाद में विषम, और ये आपका हो जाएगा चौथा ग्रुप नहीं, ये 5वां ग्रुप हो जाएगा भाई, विषम सम और विषम। तो यहाँ पे आपके 5 ही ग्रुप होंगे, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भाई नेक्स्ट आपके सामने है 62 नंबर क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए भी, आपके पास में Fi, ये आपके पास में F है, तो यहाँ पे Fi xi होना चाहिए। ये आपके पास में बारंबारता होती है F, और ये होता है आपका x, तो Fi xi होना चाहिए, आपस में गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा 150, और ये आपके पास में हो जाएगा 8 चौका 32 3, और 4 2 8, और 3 11 112, और ये हो जाएगा 6 5 30, और 48 और 3 कितने होते हैं भी 51, और उसके बाद में 7 चौका 28, ये हो जाएगा 280, और ये अब करवा दो सिग्मा Fi xi, यानी योग, सिग्मा का मतलब होता है योग, और यहाँ पे करवा दो सिग्मा Fi इसका योग। अब 7 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 6 कितने होते हैं भी 20, तो यहाँ पे इसका योग 20 आ गया। अब इसका योग देखो भी, इसका योग आ जाएगा 2 5 6 7, 7 और 8 15, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1052। तो ये आ जाएगा आपके पास में
अब इसके अंदर है वो एक्स बार बराबर, देखो भी क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा का मान है वो आपके पास में कितना है, 1052 है। सिग्मा का मान कितना है भी, 1052 है, और उसमें भाग लगा दो, एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है वो 1052 है, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है भी 20 है। तो इसको आधा कर दो भी, ऊपर वाले को आधा करोगे, 2 से डिवाइड करो भी, नीचे वाला 10 बार डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर वाला 5, 2 और 6, और उसके बाद 1 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे 52.6 जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 63 नंबर क्वेश्चन। अब आपको उस विकल्प का चयन करना है जो खट्टे स्वाद और पीले फलों की संख्या को निरूपित करते हैं। त्रिभुज है वो खट्टे स्वाद को डिनोट कर रहा है भी त्रिभुज आपका, और आयत है वो फलों को निरूपित कर रहा है, और यहाँ पे आपका जो वर्ग है वो पीले रंग को निरूपित कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया भी तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है वो तीनों के अंदर कॉमन है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा भी यहाँ पे। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने 64 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया भारतीय संविधान और विधायिका में इनमें से प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही कालानुक्रम को चयन कीजिए। तो यहाँ पे पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उसके बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम, और उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और उसके बाद में है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ये इसका एक प्रकार से क्रम रहता है भी, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। तो यहाँ पे अहमदा नदी है, अहमदा नदी सॉरी अहमदाबाद शहर है, ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे। और कोलकाता है वो आपकी कोलकाता कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा, कोलकाता हुगली नदी के किनारे हो जाएगा अभी। और गुवाहाटी है वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, गुवाहाटी है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, और नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 66 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण। अब देखो भी लेंस होगा, उसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी यार, है ना। अब लेंस कोई सा भी ले लो आप, इस प्रकार से मैं लेंस बनाता हूँ, ये उत्तल लेंस लेता हूँ, और उत्तल लेंस की कुछ ना कुछ तो थोड़ी मोटी तो मोटाई होगी ना। अब यहाँ पे एक प्रिज्म के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले ये एक आपका प्रिज्म है, ठीक है। अब इस प्रिज्म से इस प्रकार से यहां से एक कोई किरण आई, ठीक। अब यहां से एक किरण आई, अब ये क्या है, आपतित किरण है भाई, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। और उसके बाद में इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के बाद में ये किरण कौन सी है, आने वाली किरण आपतित किरण थी, और अपवर्तन होने के बाद में ये किरण कौन सी अभी, तो ये किरण है वो आपकी अपवर्तित किरण हो जाएगी। और जैसे ही ये बाहर निकलेगी तो ये किरण कौन सी है, जैसे ही ये बाहर निकली तो ये किरण आपकी कौन सी है, तो ये आपकी निर्गत किरण है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं भी निर्गत किरण कौन सी होती है। तो यानी प्रिज्म की कुछ ना कुछ मोटाई थी, उस मोटाई के अंदर जो अपवर्तन हुआ वो तो आपकी अपवर्तित किरण है, और जैसे ही प्रिज्म से बाहर निकली वो आपकी किरण कौन सी होगी, निर्गत किरण होगी। तो यही यहाँ पे बता रहा हूं मैं भी, किरण आपके लेंस के ऊपर आ रही है वो तो आपकी आपतित किरण है, और लेंस के अंदर जब तक वो चलेगी वो आपकी क्या है, अपवर्तित किरण है, और जैसे ही लेंस से बाहर निकल जाएगी तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, निर्गत किरण हो जाएगी। चीजें समझ पाए। अब यहाँ पे देखो भी, अब दोबारा से इसको अपन लेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। ये आपका क्या है, मुख्य एक्स है, और इसने बोला है भी लेंस के प्रकाशिक केंद्र कौन सा होता है, भी दूसरे रंग से बताना चाहूंगा मैं। यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होता है ओ, ये वाला जो मिडल पॉइंट होता है ना, ये प्रकाशिक केंद्र ओ, और अपन दर्पण के अंदर है वो ध्रुव बोलते हैं, पोल जिसको बोलते हैं, ठीक है ये। अब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण अविचलित रहेगी भी, यानी ये यहाँ पे आ रही है, अब यहां तक आई ना, ये तो आपकी क्या होगी, यानी मैं मानता हूं भी ये P और ये यहाँ पे आई है, ये Q हो गया। P और Q क्या है अभी आपकी, ये आपतित किरण है, और यहां से बाहर निकली है, ये यहां से बाहर निकली है, तो इसको मैं नाम देता हूं R, और इसको मैं नाम देता हूं S। तो मैं बोलता हूं Q और R क्या है, Q और R क्या है भी, Q और R क्या है, वो आपकी अपवर्तित किरण है, और R और S क्या है, R और S क्या है, तो ये आपकी क्या है, निर्गत किरण है, बाहर निकल गई वो निर्गत किरण होगी। तो इसीलिए ये क्या है, अविचलित रहती है, विचलित नहीं होती।
यानी जो आपकी प्रकाशीय केंद्र से या फिर ध्रुव से जो ये एक प्रकार से कौन सी रेखा है, एक्स रेखा होगी, मुख्य एक्स होगी, मुख्य एक्स है वो विचलित नहीं होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निर्गत किरण है वो क्या है, अविचलित रहेगी, वो अपने मार्ग से विचलित कभी नहीं होगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बतानी है। आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब आपको पता है भी फोकस दूरी होती है वो आपकी क्या होती है, वक्रता, या फिर ये बोलूं भी आपकी वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब देख लो भी दोबारा से यहाँ पे ये आपका क्या है, उत्तल लेंस बना लेते हैं, अभी उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये लो उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर किरणें आती है और ये परावर्तित कर देता है और वापस बढ़ाएंगे तो ये पीछे की ओर मिलती हुई आपतित होती है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, फोकस है, और इसका दुगनी दूरी पे यहाँ पे क्या होता है भी आपका वक्रता केंद्र सी होता है भी। अब यहाँ से जो दूरी है वो ये मान लो भी ये x है, तो ये भी क्या होगी, x होगी, और ये टोटल कितनी होगी, 2x हो जाएगी। इट्स ओके, चीजें समझ पाए। तो यहाँ पे फोकस दूरी आपको 2 मीटर दे रखी है, तो 2 मीटर ही आपकी ये है और 2 मीटर ही ये है। तो वक्रता त्रिज्या पूछिए, तो वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र से लेकर के और ध्रुव O तक जो दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है भी। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक टोटल जो दूरी होती है वो आपकी एक प्रकार से त्रिज्या होती है। यानी इसको क्या मानते हैं, एक गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं भी, इसको गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं, तो यहाँ पे त्रिज्या आती है। तो आपका आर कितना हो जाएगा अभी, आर आपका क्या, फोकस दूरी का दुगुना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो वो 1998 हो जाएगा भी। यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय है वो 1998 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें 6 बॉक्स आपको दे रखे हैं, M, N, O, P, Q और R, एक के ऊपर एक करके इस प्रकार से रखे हुए हैं, लेकिन उनका क्रम इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। M के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, तो पहला और दूसरा और तीसरा कौन, अभी M है। Q के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है, तो Q है वो 2 नंबर अभी ऊपर से एक बॉक्स ऊपर रखा गया है। O और R के, O को R के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, लेकिन सबसे ऊपर नहीं रखा गया। O है उसको R के ऊपर कहीं पे रखा गया है, लेकिन सबसे ऊपर नहीं रखा गया है, और लेकिन सबसे ऊपर नहीं रखा गया। R को सबसे नीचे नहीं रखा गया, R है वो सबसे नीचे भी नहीं आ सकता। और इसने बोला भी N को Q के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, तो N है उसको Q के नीचे भी किसी स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पे 6 बॉक्स है, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे सीट बनी हुई है। तो अगर 2 इसके बीच में आएंगे भी, 2 है वो यहाँ पे इसके बीच में आएंगे। अब 1 2 3 नहीं भाई 6 ही है टोटल, तो 5 की सीट बनी हुई है, तो 1 यहाँ पे आएगा। 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे ये बीच में क्यों आया, Q के ऊपर भी तो आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि Q के ऊपर केवल एक बॉक्स है, इसने बोल रखा है, और M के नीचे है वो केवल 2 बॉक्स है, इसने बोल रखा है M के नीचे भी नहीं आ सकता, तो Q और M के बीच में आएगा। अब यहाँ पे देखो भी R है वो सबसे नीचे नहीं है, R सबसे नीचे नहीं है और O सबसे ऊपर नहीं है, तो O को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, और R सबसे नीचे नहीं है तो R को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। अब इसने बोला भी N को Q के नीचे कहीं पे रखा गया है, तो N को सबसे नीचे रख दो, और एक ही सीट बची है P को सबसे ऊपर रख दो। तो यहाँ पे बॉक्स P कहाँ पे रखा गया है, तो सबसे ऊपर है वो आपका P बॉक्स रखा गया है, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अमर वर्षा को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो आपकी मानसून के पूर्व की वर्षा जो सामान्य रूप से कर्नाटक और केरल में होती है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, अमर वर्षा बोलते हैं, जो आम की ऋतु के अंदर होती है भी, ठीक है। वो आम के लिए क्या होती है, बढ़िया फायदेमंद होती है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मानसून के पूर्व की जो वर्षा, यानी मानसून से पहले जो वर्षा आती है, मानसून से पहले जो वर्षा हो जाती है, और वो कहाँ पे होती है, कर्नाटक और केरल में होती है, तो उसे अमर वर्षा बोलते हैं, मैंगो सावर बोलते हैं जिसको। आगे देखो भी 71 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे इसने कितना माइनस किया है अभी, यानी 40 है, और फिर ये क्या कर रहा है अभी, पॉइंट 31.2 लिख रहा है इसको। तो इसको मैं
कितना माइनस कर दिया, 8.8, 8.8 इसने क्या कर दिया, माइनस कर दिया अभी एक प्रकार से, यानी 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, और हाँ ये हो जाएगा अभी 8.8 माइनस किया है। और यहाँ पे भी इसने कितना माइनस किया है अभी, यहाँ पे इसने माइनस कर दिया 0, 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद में 11 से 3 जाएगा, 11 से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 8, तो यहाँ पे 8 माइनस कर दिया। उसके बाद में देखो भी इसने 8.8 माइनस किया क्या, दोबारा से देखते हैं यहाँ पे, अब 23.2 से क्या कर रहा है ये 16 माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 13 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ पे 5.2 माइनस कर रहा है ये 23 पॉइंट, ये यहाँ पे अच्छे तरीके से देखो भी 31.2 से और 23.2 निकाल लो आप, तो ये तो हो गया 0 आपका, और यहाँ से 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, तो ये आपका 8 ही हो जाएगा अभी, ये 8 माइनस कर रहा है। और उसके बाद में ये यहाँ पे 8 माइनस कर दिया, और अब कितना माइनस कर रहा है ये, अब ये माइनस कर रहा है 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा अभी, 7 बचेगा आपका, कितना बचेगा 7, तो अब ये 7 माइनस 2 कर रहा है, ये 7.2 माइनस कर रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे 16 में से ये 9.6 माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे 4, और इसके बाद में आ जाएगा ये 15, और ये 6.4 माइनस कर रहा है, अभी ये 6.4 माइनस कर रहा है। अब कुछ समझ में आया क्या, 8.8 फिर 8 माइनस किया फिर 7.2, यानी इसमें कितने का अंतर है अभी यहाँ पे, तो इसमें 0.8 का अंतर है, और यहाँ पे भी 0.8 का अंतर है, और यहाँ पे भी कितना है अभी 0.8 का अंतर है, तो यहाँ पे भी 0.8 का अंतर होगा, यानी अंतर का अंतर है वो आपका सेम चल रहा है अभी। तो 6.4 के अंदर है वो 8 जोड़ दो भी, 6.4 के अंदर है वो 8 जोड़ो, क्या 8 घटा दो, 6.4 के अंदर 8 घटाओगे आप, 6.4 के अंदर से 0.8 घटाओगे तो ये हो जाएगा 6, और ये 5.6, 5.6 का अंतर होना चाहिए। अब 9.6 से 5.6 आप घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, 4 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। तो 6 से 6 जाएगा तो 0, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 ही बचेगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखो भाई पहले क्या है, -8.8 किया, फिर 8 माइनस किया, फिर 7.2 माइनस किया, फिर 6.4 माइनस किया, और उसके बाद में 5.6 माइनस किया, उसके बाद में यहाँ पे 5.6 माइनस किया। अब इसका अंतर लेंगे, अब अंतर का अंतर लेंगे ना, वो 0.8 माइनस कर रहा है, ठीक है, वो सेम चल रहा है अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों को कम उम्र से ही मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, भी बच्चे हैं उनको कम उम्र से ही मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब तर्क क्या है, तर्क पहला ये है भी मोबाइल फोन का निरंतर उपयोग बच्चों के लिए विकर्षक का कारण बनता है। विकर्षक का कारण कभी नहीं बनता। विकर्षक का कारण मतलब होता है अगर आप मोबाइल फोन बच्चे को निरंतर देते जाओगे तो विकर्षण का मतलब होता है भी बच्चा फोन से दूर भागता जाएगा, दूर नहीं भागेगा, वो उसको अपनी ओर लेके आएगा, यानी उसके बीच में आकर्षण हो जाएगा। विकर्षण नहीं होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। तो ये गलत बात है। बहुत सारे शैक्षणिक ऐप बच्चों के बीच आनंददायक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि उनके नई चीजें सीखने के तरीकों को भी वर्दी करती है। ये एक बात, ये सही बात है भी। अगर आप फोन है वो कुछ हद तक अपने बच्चों को देते हो तो अपने जो आपके जो बच्चे हैं वो क्या है कुछ ना कुछ नया सीखने को उसको मिलेगा। तो यहाँ पे दूसरा है वो सही है, समर्थन कर रहा है, लेकिन पहला समर्थन नहीं करता अभी। अगला देखो मैं नेक्स्ट आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला है भी शहर X शहर Y के पश्चिम में है। अब Y के पश्चिम में तो ये रहा Y, और Y के पश्चिम में है आपका X, यहाँ पे आ जाएगा, X यहाँ पे आएगा फिर। और उसके बाद में इसने बोला है भी शहर Q शहर X के उत्तर में है, तो यहाँ पे आपका Q आ जाएगा भी। Q है वो X के उत्तर में है। और उसके बाद में इसने बोला है भी शहर P शहर Q के पूर्व में है। P है वो Q के पूर्व में है, तो Q के पूर्व में है तो Q के पूर्व में यहाँ पे आ गया। और इसने बोला है और शहर Y और शहर Y ये रहा और उसके उत्तर पश्चिम में है, तो ये शहर Y के उत्तर पश्चिम में, एकदम सही बात है। तो X के सापेक्ष P किस दिशा में है, तो X ये रहा, और X के सापेक्ष ये ऊपर वाला उत्तर, ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व में, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन देखो भी।
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था? तो 2.70 लाख करोड़। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो 2.7 लाख करोड़ हो जाएगा। अभी आगे देखो, अभी 2.70 नहीं होगा, अभी 2.7 लाख करोड़ होगा। आगे देखो 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति 25 रुपए प्रति केजी की दर से आलू खरीदकर 27 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, ठीक है। इसके अलावा वह गलत बाट का उपयोग भी करता है। हर बार 1 केजी के बजाय वह क्या है 800 ग्राम देता है, तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। अब पहले क्या करता है वीवो, 25 केजी के स्थान पर क्या करता है 27 केजी, 25 केजी प्रति दर से, यानी 2 रुपए का यहाँ पे क्या कर रहा है वो मुनाफा कमा रहा है एक प्रकार से, यानी 2 रुपए अधिक में बेच रहा है। भी मैंने यहाँ पे मान लिया भी, इसका प्रतिशत निकालो। वैसे आप प्रतिशत निकालोगे तो कैसे होगा भी, 25 रुपए में उसने खरीदा और 27 में बेच दिया, तो 2 रुपए का लाभ कितने के ऊपर, 25 के ऊपर इंटू आपको 100 करना पड़ेगा, तो 25 से कम 25, 25 का 100, तो यहाँ पे 4% का लाभ कमा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये 4% का 8% का लाभ कमा रहा है। ये भी 25 रुपए प्रति केजी की दर से उसने खरीद के लेके आया और 27 रुपए की दर से बेच दिया, यानी 2 रुपए का लाभ हो गया। और कितने के ऊपर हुआ, 25 रुपए के ऊपर हुआ, और यहाँ पे 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 8% का लाभ हो गया। चीजें समझ पाए? अब देखो भी मैं यहाँ पे 8% के हिसाब से करूंगा इसको, या फिर इसको 100 के हिसाब से कर दो, या फिर 8% के हिसाब से कर दो। अब यहाँ पे इसका भी आप इसका भी निकाल लो, यानी ये क्या कर रहा है 1000 केजी की जगह क्या कर रहा है ये 800 केजी तोल रहा है, तो यहाँ पे 200 का क्या कर रहा है ये लाभ कमा रहा है। कितने के ऊपर, तो 800 के ऊपर इंटू आपको क्या करना है 100, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 25 8 200, तो यहाँ पे आपके पास में कितना आ गया 25%। अब ये भी क्या है 8% लाभ है और ये भी 25% लाभ है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। निरंतर आपको क्या है लाभ प्राप्त हो, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा 8 प्लस में 25 और प्लस में 25 8 200, और उसके बाद में यहाँ पे लगा दो 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 25 और 8 कितने होते हैं, 25 और 8 है वो आपके होते हैं 8 और 5 13, 1 और ये होता है 33, और 33 और 2 कितने हो जाएंगे 35, तो यहाँ पे 35% का लाभ आ जाएगा इसका। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। एक तरीका तो है आपका ये। अब दूसरा तरीका देखो, अभी दूसरा तरीका अपन निकालते हैं, इस फॉर्मूले से नहीं दूसरे तरीके से निकालेंगे। अब इसने क्या है 25 रुपए में खरीदा और 27 रुपए में बेच दिया, 25 में खरीदा और 27 रुपए में बेच दिया, यानी 2 रुपए का लाभ कमा रहा है ये। अब इसके अंदर देखो भी अपन दूसरे तरीके से किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे 25% यानी 25 रुपए में खरीदा था और 27 में इसने बेच दिया, 2 का लाभ हुआ, ठीक है। और कितने के ऊपर 25 के ऊपर लाभ हुआ इंटू 100, तो यहाँ पे हमने वो 8% निकाला था ना, अब वो काम आएगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। अब मैंने यहाँ पे उसका क्रय मूल्य है वो कितना मान लिया 1000 रुपये मान लिया, मैंने उसका क्रय मूल्य 1000 रुपये मान लिया। अब 8% लाभ कमाएगा 1000 के ऊपर, तो बेचेगा कितने पे, तो 1000 का 8% आप निकाल लो, 1000 का 8% आप निकालोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 80 भी 80 रुपये अधिक में बेचेगा, तो ये कितने में बेचेगा 1080 में बेचेगा। फिर या 1000 का 8% लाभ में बेचे तो कितने में बेचेगा, 1000 का 8% कितना होता है अभी 80 होता है, और वो इसके अंदर जोड़ेंगे तो 1080 हो जाएगा। अब ये क्या करता है 1 केजी की बजाय वो क्या है 800 ग्राम तोलता है, तो यहाँ पे 200 ग्राम की यहाँ पे चूना लगा रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया भी 800 रुपये में उसने खरीदा था और 1080 में उसने बेच दिया। कहने का मतलब 800 रुपये में उसने खरीदा और 1080 के अंदर उसने बेच दिया, तो कुल टोटल जो लाभ हुआ वो कितना हो गया 280 रुपये हो गया। और कितने के ऊपर हुआ 800 के ऊपर हुआ, और इंटू यहाँ पे आपको प्रतिशत निकालना है तो 100। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 4 से काटो, 4 2 8 और 4 7 28 70, और 2 कम 2 35 2 70, तो यहाँ पे 35% आपका राइट आंसर होगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखो भी 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 76 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 22 दे रखा है आपको, फिर यहाँ पे 49 दे रखा है, और उसके बाद में 568 दे रखा है। अब इसको सोल्व करना है भी,
22, 49 और 568, और उसके बाद में यहाँ पे आपको दे रखा है 25, फिर दे रखा है 45 और फिर दे रखा है आपको 560। अब देखो भी, अब यहाँ पे 22 और 49 को आपस में जोड़ो, 22 और 49 को आपस में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1, 9 और 2 11, और 4 2 6 और 1 7। अब इसको क्या करोगे आप, 8 से गुणा कर दो, आपके पास में 568 आ जाएगा। इसी प्रकार से 25 और 45 को जोड़ो, 5 और 5 10, 4 2 6 और 1 7। अब इसको क्या करोगे आप, 8 से गुणा करोगे, 560। इसी प्रकार से 33, 38, 568। अब 33 और 38 को आपस में जोड़ो, 8 और 3 11, 3 3 6 और 1 7। अब 73 को 8 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 568 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है हेलोजनों की आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह के अंतर्गत आती है, तो 17 नंबर ग्रुप के अंतर्गत आती है। 17 नंबर ग्रुप को क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। फिर कल बार आई आंटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आते हैं वो आपके किस में आते हैं, तो वो आपके 17 नंबर ग्रुप में आते हैं। 18 नंबर ग्रुप है उसे निष्क्रिय बोलते हैं, एक प्रकार से शून्य, जो कि गैसों का होता है। ठीक है, 18 नंबर ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, शून्य ग्रुप बोलते हैं, या फिर इसे अपन अक्रिय गैस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अक्रिय गैस आती है आपकी। उसके बाद में आगे चलता हूं, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया भी एक्स व्यक्तियों को 15 दिन में किसी कार्य को पूरा करने हेतु अनुबंधित किया गया था। तो एक्स व्यक्ति है, एक दिन में एक कार्य करता है, तो एक्स व्यक्ति 15 दिन में कितना कार्य करेगा, एक्स इंटू 15, बराबर में 3 व्यक्ति बीमार हो जाने पर, तो टोटल व्यक्ति एक्स थे, उसमें से 3 व्यक्ति बीमार हो जाने पर कार्य पर नहीं आ पाए, और शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा कर दिया। तो शेष व्यक्तियों ने 20 दिन में कार्य पूरा कर दिया। चीजें समझ पाए, यानी ये भी टोटल कार्य है आपका और ये भी टोटल कार्य है। एक्स व्यक्ति है, एक दिन में एक कार्य करते हैं, तो 15 दिन में इतना कार्य कर देंगे, और उसमें से 3 व्यक्ति नहीं आए, 3 व्यक्ति नहीं आए, और फिर भी एक्स व्यक्तियों ने x - 3 और वो 20 दिन में कार्य कंप्लीट हो गया इतने, यानी ये भी वही कार्य ये है और उतना ही कार्य ये है, कार्य बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15x बराबर में 20x माइनस में 60। अब इस 60 को इधर से भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, और 15 इधर से आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 5x। x बराबर में क्या आ जाएगा 12। तो x यही पूछा है, टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल व्यक्ति हैं वो आपके 12 हो जाएंगे, x का मान 12 आ जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें यहाँ पे आपको बोला गया भी ईंधन देखो भी, ईंधन है, विविध व्यय है, और निवेश पर कुल व्यय का कोण है वो आपको कितना है ये आपको बताना है। और टोटल इसके अंदर कुछ दे रखा है क्या, टोटल इसके अंदर कुछ नहीं दे रखा, ओनली यहाँ पे देखो भी 300 यानी 100%, ये वर्थ है वो अपने आप में 100% है, और वर्थ है वो एक प्रकार से 360 डिग्री का होता है भी। तो यहाँ पे 1% का मान कितना है भी 3.6 है। अब देखो भी ईंधन के ऊपर, ईंधन यानी फ्यूल, और फ्यूल वाला कौन सा है भी 1 2 3 4 5, तो फ्यूल में आपको यहाँ पे कितना प्रतिशत है भी फ्यूल का, तो 7% फ्यूल का है। और उसके बाद में विविध व्यय जो आपका मिसलेनियस है वो कितना है 12 है। और उसके बाद में निवेश पर व्यय, निवेश कहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट निवेश, ये आपके पास में कितना है अभी 11 है। तो ये टोटल कितना हो गया वो जोड़ लो भी, ये हो जाएगा 10 और ये 30 हो गया। अब इसका 30 के साथ में गुणा करवा दो, यानी 1% का मान 3.6 है, तो 30% का मान कितना हो जाएगा 0, 6 3 18, 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो 1 के बाद में पॉइंट है तो 108 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 82 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r, और r प्लस में h ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पे 2 और पाई का मान आपको रखना नहीं है, क्योंकि आंसर सारा का सारा पाई के अंदर है, तो पाई का मान जो का त्यों रख दो। और r आपके पास में कितना है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और यहाँ पे 2 प्लस में h ऊंचाई कितनी है 10 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा अभी 4 हो जाएगा, कितना जाएगा 4 पाई। और यहाँ पे कितना है अभी ये 10 और 2 12, तो ये 12 इंटू के अंदर 12 चौका 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 83 नंबर क्वेश्चन।
फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है? फॉल्स का मतलब होता है गलत। कौन सा गलत है? फ्लोएम के माध्यम से, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया फ्लोएम में परिवहन ऊर्जा के उपभोग एटीपी द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। अभी अगर फ्लोएम है वो परिवहन करता है तो उसमें फ्लोएम में परिवहन है वो ऊर्जा के उपभोग द्वारा होता है, यानी एटीपी उपभोग के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फ्लोएम जब भी परिवहन करेगा तो उसमें ऊर्जा की खपत होगी, यानी फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थों को लेके जाएगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसमें क्या है जो आपका ऊर्जा है उसकी खपत होगी, ऊर्जा लगेगी। बिल्कुल सही बात है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। आरंभ में जो ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज है उसको क्या है फ्लोएम में ले जाया जाता है ताकि फ्लोएम को क्या है ऊर्जा मिल सके। और सुक्रोज के कारण है वो प्रासरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जल है वो फ्लोएम में चला जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, तो वो आपका सरदार सरोवर बांध से संबंधित हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पे है? तो ये सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। पुनीत पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है तो पश्चिम की ओर 4 मीटर चला दो भी। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है तो दाईं ओर मोड़ दो, 7 मीटर चला दो। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा और 4 मीटर चलेगा, ये लो 4 मीटर चला दो। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 7 मीटर चलता है तो ये लो 7 मीटर चला दो। उसके बाद में दाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है तो ये लो 3 मीटर चला दो। और अब उसका मुख किस दिशा में है? तो अब उसका मुख पश्चिम दिशा में है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 3 सेंटीमीटर आकार की किसी वस्तु को एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या है? प्रतिबिंब की हाइट ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पे देखो भी पहले तो आपको v ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें v ज्ञात करने के लिए आपको दर्पण लेंस फॉर्मूला लगा दो। 1/f बराबर क्या होता है? अभी 1/f बराबर होता है 1/v माइनस में 1/u होता है, ये आपका लेंस फॉर्मूला है। आपको v ज्ञात करना तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? इस u को दूसरी साइड में भेज दो तो ये हो जाएगा 1/f प्लस में 1/u आ जाएगा। अब आपके पास में f का मान कितना भी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और ये किस में होगी? माइनस के अंदर होगी, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो माइनस होती है अभी। और यहाँ पे जो दूरी है वस्तु जो रखी गई है वो भी आप क्या लोगे? माइनस के अंदर लोगे। 50 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो ये 50 ले लिया। तो यहाँ पे इसका एलसीएम है वो आपके पास में कितना है? 50, 25 2 50 और माइनस का 1, तो ये आपके पास में v का मान कितना आ जाएगा? फिर डायरेक्ट v का मान है वो 50/3 आ जाएगा माइनस में। 50/3 ये भी किसका आ जाएगा? माइनस का आएगा। अब यहाँ पे आपको पता है भी m बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है h' बराबर होता है v/u। अब यहाँ पे h' क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h क्या है? बिंब की ऊंचाई है। v क्या है? वस्तु की दूरी है, बिंब की दूरी है। और u क्या है? वस्तु की दूरी है। तो यहाँ पे आपको h' तो याद करना है। तो h' बराबर क्या होता है? vh/ में क्या आ जाएगा? u। अब v का मान आपने अभी निकाला 50/, ये क्या है? माइनस का है भी 50/3। और उसके बाद में h का मान कितना है? h यानी बिंब की ऊंचाई कितनी है? 3 है। और उसके बाद में u का मान कितना है? u का मान 50 है और ये आप किस में लोगे? माइनस के अंदर लोगे। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 1 सेंटीमीटर, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। श्री एक्स ने 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 11 किलोमीटर पर घंटे, 5 किलोमीटर पर घंटे और 7 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल आपको बतानी है अभी। तो 220 किलोमीटर की दूरी है वो 11 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला तो ये 20 घंटे के अंदर दूरी कवर कर देगा। उसके बाद में 250 किलोमीटर की दूरी है और 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चला तो ये 50 घंटे में ये दूरी कवर कर देगा। और उसके बाद में 140 किलोमीटर की दूरी है, ये 7 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलेगा तो ये 20 घंटे में ये दूरी कवर कर देगा। तो यहाँ पे औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? टोटल दूरी अपॉन में टोटल समय। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? तो 0, 4, 5, 9 और 2 11,
और 2 2 4 और 5 और 1 6, 610 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगी। टोटल समय कितना है, तो 0 और ये हो जाएगा 9, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 90 घंटे टोटल समय आपके पास में। तो 61 के अंदर 9 का भाग दोगे तो 9 6 के 54, बच जाएगा कितना, 7 अपॉन में आपके पास में 9, तो 6 सही 7/9 किलोमीटर पर घंटा है वो आपके पास में चाल आ जाएगी, जो कि औसत चाल है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसका है वो एसिटिक अम्ल, यानी जो आपका एसिटिक अम्ल है CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है, इसके साथ में अपक्रिया करवाई जाती है तो ये बनता है CH3COO और यहाँ पे आ जाता है Na यानी सोडियम, और यहाँ पे आपके पास में फिर आगे क्या बचेगा, ये बच जाता है H2O, यानी एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित किया हमने, तो H2O। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, CH3COONA, और यहाँ पे आपका H2O जल बन जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, मेयर के बारे में सही कथन कौन सा है। तो मेयर है वो नगर निगम का प्रमुख होता है। भी मेयर क्या होता है, भी नगर निगम होता है उसका प्रमुख मेयर होता है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, दी गई आकृति में रेखा ए रेखा बी के समांतर है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ज्ञात कर लेंगे। अब ये देखो भी यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ज्ञात करना चाहो ना, तो ये देखो भी ये कौन सा कोण है, यानी ये ऊपर की साइड में बना है, तो यहाँ पे भी ऊपर की साइड में बना दो, तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं भी, और ये आपका 96 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भी, 96 डिग्री ही हो जाएगा। कैसे हुआ भी ये संगत कोण है, यानी इस प्रकार से कोई दो आपके समांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एक ही ओर बनने वाले कोण है वो संगत कोण होते हैं और वो बराबर होते हैं। जैसे ये कोण है ना, ऊपर बना है, इस लाइन के ऊपर बना है, तो ये कोण इस लाइन के ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब ये कोण बराबर है। ये कोण इस साइड में ये ऊपर बना है, तो ये साइड ऊपर बना है, तो ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, और संगत कोण है वो एक ही ओर बनते हैं, एक ही ओर बनने वाले जो कोण है वो संगत कोण होते हैं और वो बराबर होते हैं। तो ये 96 डिग्री है, तो ये ऊपर की साइड में बना है, यानी इस लाइन के ऊपर की ओर बना है, तो ये भी इस लाइन के ऊपर की ओर बना है, तो ये 96 डिग्री हो गया। अब आपको पता है भी जो क्रॉस के ऊपर बनता है ना, ये क्रॉस के रूप में बना है, यानी ये कोण और ये कोण क्रॉस के रूप में है, और क्रॉस कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण है वो बराबर होते हैं भी। जो क्रॉस में बनते हैं उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये 96 डिग्री है, तो ये भी 96 डिग्री है, तो इसको मैं लिखूंगा 6x माइनस में 36, और इसका मान कितना है, 96 डिग्री है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, क्रॉस के रूप में होते हैं। यानी ये कोण इसके बराबर है, तो ये वाला कोण है ना, ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो बराबर 96 रख दिया मैंने, इस पूरे का मान 96 है। तो अब देखो भी ये 36 यहाँ पे क्या है, प्लस का माइनस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x बराबर में 6 6 12 और 9 3 12 और 1 13 132 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 6 इसका भाग लग जाएगा, तो 6 2 12 बच गया, 1 6 2 12, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा, जो कि x का मान ये आपको पूछा है। यहाँ पे ये देखो x का मान कितना होगा ये बताना था, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीजें समझ पाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन है, यदि 12 घंटे वाली घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो आपको यहाँ पे अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो 11:60 23:60 में से घटा दो, और अगर जल प्रतिबिंब पूछता है तो 5:90 17:90 5:90 और 17:90 में से घटा दो, कोई से एक में घटा दो। अगर 5 से समय बड़ा है तो 17:90 में से घटा दो, और 5 से समय छोटा है तो 5 से 5:90 में से घटा दो। अब यहाँ में 11:60 में से घटाऊंगा 3:25, तो ये घटाओगे तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बच गया आपका 5 में से 2 जाएगा तो 3, और उसके बाद में ये आ जाएगा 11 में से 3 जाएगा तो 8, तो 8:35 हो जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भी 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें बोला भी एक तत्व ए क्लोरीन के साथ में अपक्रिया करता है, एक कोई तत्व ए है, ये क्लोरीन के साथ में अपक्रिया करके एक उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, कौन सा, ACl बनाता है, ACl यानी क्लोरीन, इसके साथ में Cl यानी क्लोरीन निर्मित करता है। तो यह यौगिक जल में विलय है, तो तत्व ए इनमें से क्या हो सकता है, तत्व ए इनमें से क्या हो सकता है, और उच्च गलनांक वाला होना चाहिए। गलनांक उच्च का मतलब क्या होता है,
गलनांक और क्वथनांक मैंने आपको बताया था द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, भी द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं, जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान उसका उतना ही गलनांक होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सोडियम, यानी आपको पता है भी सोडियम का जब क्लोरीन के साथ में अपक्रिया करवाई जाती है, सोडियम का क्लोरीन के साथ में अपक्रिया करवाई जाती है, तो ये आपके पास में NaCl बनता है, जो कि नमक होता है, और नमक है वो जल के अंदर विलय भी, और इसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है, क्योंकि सोडियम है वो 11 नंबर पे आता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है सोडियम का वो होता है लगभग में 23 के करीबन होता है, ठीक है, 23 के करीबन होता है। आपका जो क्लोरीन है इसका जो द्रव्यमान आता है वो 35 के करीबन होता है। इट्स ओके। तो कार्बन का जो द्रव्यमान है वो अकॉर्डिंग टू सोडियम, तो कार्बन का द्रव्यमान है वो कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो कार्बन का 12 होता है भी, तो ये कार्बन का इस प्रकार से कम हो जाता है भी, ठीक है। उसके बाद में देखो भी आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे, और आयरन है वो जल के अंदर घुलनशील नहीं है भी, सिलिकॉन है ये भी जल के अंदर घुलनशील नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आयरन का द्रव्यमान तो ज्यादा होता है, आयरन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, लेकिन आयरन जल के अंदर विलय नहीं है, और सिलिकॉन है ये भी जल के अंदर विलय नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, NaCl हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 7 और उसके बाद में 40 96, 40 96 किसकी स्क्वायर होते हैं भी, 40 96 है वो क्यूब होती है, 40 96 किसकी क्यूब होती है भी, 16 की क्यूब होती है 6, और उसके बाद में यहाँ पे बताना है क्या आएगा, और समानुपात 4, और उसके बाद में अनुपात ये। अब देखो भी, अब यहाँ पे 7 है, 7 से मैंने 3 माइनस कर दिया, 7 से मैंने क्या कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया तो 4 आ गया, 3 माइनस किया है तो 4 आ गया, और 4 की पावर में 6 करता हूं तो क्या आ जाता है मेरे पास में, 40 96 आ जाता है। जैसे देखो भी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 4, 4 की पावर 6 करूंगा ना तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 40 96 आ जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितने होते हैं अभी, 256, और 256 चौके कितने होते हैं अभी, यहाँ पे देख लो 256 को 4 से गुणा करोगे, 6 चौका 24, 4 पंजा 20, 20 और 2 22, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 1024, और इसको फिर 4 से गुणा करोगे तो ये आपके पास में 4 चौका 16, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और एक 9, 0 और 4, देख लो 40 96 आ रहा है। तो यानी 4 की पावर, यानी 4 में से 7 में से मैंने कितना किया, 3 माइनस किया और उसकी पावर कर दी 6, 40 96 हो गया। इसी प्रकार से ये 6 है यहाँ पे, इसमें से मैंने 3 माइनस करना है, 3 माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और इसकी पावर मैं कर दूं 6, तो 3 की पावर 6 करूंगा तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया होता है 243, 81 तिया कितना होता है अभी, 81 तिया 243 होता है अभी, 81 तिया 3 एकम 3 3 8 243 होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, तो यहाँ पे इसकी पावर 5 है अभी, इसकी पावर कितनी है, 5 है। और हमने क्या किया था अभी, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, हाँ ठीक है, इसकी पावर 5 होती है अभी। 4 की पावर 5 करूंगा ना मैं तो मेरे पास में कितना आएगा अभी, 4 की पावर 5 करूंगा तो 40 96 आएगा मेरे पास में, नहीं भी ऐसे तो नहीं है। अब देखो भी इसमें एक थोड़ा सा रूल और भी चेंज कर देते हैं अपन भी, 4 की पावर है वो 6 है, 4 की पावर 6 होगी तभी क्या होगा, 40 96 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे क्या था अभी आपका 7 था, और 7 में 7 है ये, और इसके अकॉर्डिंग अपन क्या है, 7 की संख्या 7 में से 1 घटाएंगे तो इसकी पावर 6 लग जाएगी, फिर 7 में से 1 घटा दिया पावर 6 लगा दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 की पावर 6 है, और 6 में से 3 हमने घटाया था तो कितना आया था, 3 आया था, और 6 में से 1 घटा देंगे तो इसकी पावर 5 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया कितना होता है अभी, तो 81 तिया 243 होता है, तो 3 की पावर 5 करनी पड़ेगी आपको। अब देखो भी 4 में से यहाँ पे कितना है, 4 है, और 4 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 1 आएगा, और अब कितनी इसकी पावर कितनी करूंगा, यहाँ पे 4 है तो इसकी पावर 3 करूंगा, ठीक है। तो एक संख्या कम करनी है तो 1 की पावर 1 की पावर 3 करो, 4 करो, 5 करो, कितनी करो, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 243 है वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 94 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बोला गया भी एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति तक बीमारी में मारे गए। यदि शहर की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी ये आपको बताना है। तो 20% को क्या लिखूंगा,
बी एकम बी, बी 5 100, 1/5, और 5% को क्या लिखूंगा, 5% को क्या लिखूंगा अभी, तो 1/20 लिखूंगा। अब इसको देख लो भाई, पहले क्या है, युद्ध से पहले 5 जनसंख्या थी और 1 की कमी होगी तो 4 होगी, और बीमारी से पहले जनसंख्या कितनी थी, 20 थी, और 1 की कमी होगी तो ये 19 होगी। अब देखो भाई, बी 5 100 होते हैं, और यहाँ पे 19 चौका कितना होता है अभी, तो ये होता है 19 चौका 76 होता है अभी, तो यहाँ पे 76। अब देखो भी वर्तमान जनसंख्या कितनी बता रहा है, ये वर्तमान जनसंख्या है वो 15,200 बता रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या तो हमारे अनुसार 76 है, तो 76 बराबर कितना हो जाएगा, 15,200। तो 1 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 76, और आपको बताना क्या है, तो युद्ध से पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो यहाँ पे 100 का मान ज्ञात करना है आपको। तो देख लो फिर, इसको काटो 19 से, 19 चौका कितना होता है, 76 होता है, ये 19 बार कट जाएगा, तो 19 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 19 8 152 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो 25 8 200 होते हैं, 25 8 200 होते हैं, और 2 जीरो यहाँ पे है, तो ये आपका 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे युद्ध से पहले कितनी थी, तो 20,000 हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो ए डी और जी है। अब इसके अंदर कौन सा नियम लागू कर रहा है ये, तो ये ई एच के लिख रहा है इसको, तो यहाँ पे पहले 4 बढ़ा दिया, और उसके बाद में फिर 4 बढ़ा दिया, फिर 4 बढ़ा दिया, यानी 4 बढ़ा रहा है प्रत्येक के अंदर। तो के ओ एच को देखो क्या लिखा है, 4 बढ़ाएगा तो 11 और 4 कितने होते हैं, 15 ओ, 15 और 4 19 एस, और 8 और 4 12, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी उपरोक्त जानकारी के उपयोग करके आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहली शर्त है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है, तो इन दोनों को, पहले और अंतिम को आपस में क्या करना है, बदलना है। बिल्कुल सही है, शर्त लागू हो रही है। दूसरी शर्त देखो भी, यदि पहला घटक एक विषम है, गलत करो। यदि दूसरा और तीसरा दोनों क्या पूर्ण वर्ग है, इसको भी गलत करो। तो यहाँ पे पहला नियम लगा दो, पहला नियम लगाओगे तो यहाँ पे 8 को क्या लिखेगा, ये एस लिखेगा, और डॉलर को क्या लिखेगा, डॉलर को लिखेगा ये पी, और उसके बाद में 7 को क्या लिखेगा, ये यू, और हैज को क्या लिखेगा, एच, और प्रतिशत को क्या लिखेगा भी ये, तो प्रतिशत को यू लिखेगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन है। गणितीय रूप का यूज करना है आपको यहाँ पे, तो मैं पहला वाला ये ऑप्शन उठा लेता हूँ इसमें। तो ये हो जाएगा 32, और 32 माइनस का निशान लगाना है 16, और फिर प्लस का निशान लगाना है 8, और फिर भाग का निशान लगाना है 2, और उसके बाद में बराबर का निशान लगाना है 3, और उसके बाद में गुणा का निशान लगाना है, और फिर प्लस का निशान लगाना है। और यहाँ पे बताना है भी ये समीकरण संतुलित है या नहीं। तो 16 में से 32 में से 16 जाएगा तो 16 ही बचेगा भी, और 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ पे 16 में से 4 जोड़ोगे तो आप 20 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 3 का 5 के साथ में गुणा करोगे 15, 15 और 5 20, तो यहाँ पे 20 बराबर 20, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखोगे नेक्स्ट आपके सामने है 98 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 6 विद्यार्थी एक वर्ताकार मेज के प्रीत मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे 6 विद्यार्थी है, तो इसकी सीट बना लो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने बोला भी तरन है वो करम और विराज के ठीक बगल में बैठा है। तरन है वो करम और विराज के ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पे ये तरन आ गया, और ये करम और विराज, ये यहाँ पे करण आ जाएगा और ये विराज आ जाएगा, इनके बीच में बैठे हैं। उसके बाद में परम तरन के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो ये तरन है और इसका दायां पहला दूसरा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, परम आ जाएगा, पी से परम। और सन्नी है वो परम और मंजीत के ठीक बगल में बैठा है। सन्नी है वो मंजीत और परम के बीच में बैठा, तो यहाँ पे मंजीत आ जाएगा, तो यहाँ पे सन्नी आ जाएगा। और करम है वो सन्नी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आपका जो करम है, ये रहा करम, ये सन्नी के दाईं और दूसरा, तो सन्नी का दाएं ये होगा, नीचे वाला पहला और दूसरा बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सन्नी और विराज के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो परम बैठा है, पी से परम। तो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 99 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 3 कोस स्क्वायर एक्स बराबर 2 दे रखा है, और आपको कोसेक्स एक्स का मान आपको बताना है। तो इसके अंदर देखो भी, अब इसको मैं चेंज कर लेता हूं कोस को चेंज, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को क्या लिखता हूं, यानी आपको पता है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है भी, प्लस में होता है कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या होता है 1 होता है। अब कोस स्क्वायर थीटा है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको साइन को इधर भेज दूं
तो ये मेरे पास में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 3 है, और उसके बाद में इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, और साइन स्क्वायर थीटा नहीं एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बराबर में इसका क्या है 2 है। 3 से गुणा करवा दो इसको, 3 से गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 3, और फिर एक के साथ में 3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और फिर इसका इसके साथ में गुणा होगा साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स और बराबर में 2। अब ये 3 यहाँ पे प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में ये 1 साइन स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है 3 साइन स्क्वायर है, तो ये माइनस का कितना बचेगा अभी, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और बराबर में ये 3 है वो इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अभी माइनस से तो माइनस से कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर है, अब ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर में ये 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1/2। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा अभी, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो अब यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा अभी, तो 1/√2, और 1/√2 किसका मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ पे कोस 45, अब आपको बताना क्या है, कोस एक्स का मान बताना है। तो अब मान देख लो भी, कोसेक 45 डिग्री का मान देख लो, कोसेक 45 डिग्री का मान देख लो, तो यहाँ पे आपका √2 हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का मान कितना होता है, 1/2 45, साइन 45 का मान है वो 1/√2 होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ पे उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा √2/1, तो नीचे 1 लगाओ ना लगाओ बात बराबरी है। तो यहाँ पे आपका √2 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक क्या है, तो ये किलोवाट घंटा होता है, जो कि किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे जो आपकी रीडिंग ली जाती है मीटर की, बिजली मीटर की, वो आपकी किलोवाट घंटा के अंदर ली जाती है। चीजें समझ पाए, और याद रखना 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3600 किलो जूल होता है भी। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एक पेपर है वो और सोल्व कर लिया है। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। अच्छी लगी है तो फिर दिल से लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी पे एक बार शेयर करें भी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी 30 सितंबर 2022 को, जो दूसरी पारी में पेपर हुआ था आपका, उस पेपर का सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।